हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर सीएमए इंटर एग्जाम जिनके एग्जाम्स अब बहुत पास हैं। मुझे पता है कि अब आपको ज़्यादा टाइम यूट्यूब पर नहीं देखना चाहिए, बट आई वुड एडवाइस इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज मैंने स्टूडेंट के एंगल से कि अब किस तरह सिलेबस को समेटा जाए, उस एंगल से मैंने इस वीडियो को बनाया है। लेट मी समराइज योर एंटायर स्ट्रैटेजी इन 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीएमए इंटर में कंपनी लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, कमर्शियल लॉ है एंड एथिक्स है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस जब आप कंपनी लॉ पढ़ने बैठ जाते हैं तो मेन प्रॉब्लम वहीं आता है, बिकॉज कंपनी लॉ इज वेरी वास्ट। आप पढ़ते जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं इंडस्ट्रियल लॉ से और एथिक्स से। तो वो भी नहीं करना है। एक चीज पहले फिर रिपीट करता हूं, लास्ट 2-3 वीडियो से रिपीट करता आया हूं, फिर करता हूं। ये बूस्टर रिवीजन वीडियो में मैं चार्ट्स दिखाकर रिवाइज कराऊंगा, एक एक अंश नहीं। जो ज्यादा मुझे लग रहे हैं, मुझे इंस्टीट्यूट को क्या लग रहा है वो पता नहीं, पर ऑफ कोर्स मुझे जो लग रहा है मैं इंस्टीट्यूट के एंगल से ही सोचूंगा कि ये अंश अब आपको लास्ट के दिन नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बट ये वाले अंश जो मैं रिवाइज करा रहा हूं, इन पर एक बार नजर डाल लेना। आप चाहें तो आज वीडियो को, वैसे वीडियो फास्ट करके कभी नहीं देखना चाहिए पढ़ाई की वीडियो, बट आज क्योंकि पढ़ा हुआ है, यू कैन increase the speed of the video and watch and at least see what portions I am covering so that वो portions आपके miss ना हो। Next thing, कंपनी लॉ के बाद अगर मैं इंडस्ट्रियल लॉ का एक पीडीएफ आपको दिखाना चाहूँ, जो मैंने कई बार इन दिनों सर्कुलेट भी किया है, जस्ट अ सेकंड। एक तो एथिक्स का मैंने बोला है कि मेरे मार्क्ड पीडीएफ से आप लोग सब कोई को पढ़ना चाहिए। एथिक्स जब भी सीएमए का पढ़ें, बिकॉज मैंने अपने वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ाने के समय एनालाइज करके किया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जगह जगह आई हैव डन इट फॉर यू। 3 मार्क्स के कमेंट कैसे आ सकते हैं, वरना लोग सिर्फ बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस को करके जाते हैं। बट मेरे मार्किंग से करने से फायदा क्या होगा, ये जो अलग अलग इंक है ये सिर्फ सुंदरता के एंगल से नहीं है, ये आंसर्स में ये फ्रेज, ये वर्ड्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो मेरे सीएमए एथिक्स के मार्क्ड पीडीएफ को मैं इस ग्रुप इसलिए इसमें भी डलवा दे रहा हूं, वरना मेरा फोन नंबर आप जानते हैं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। कोई भी टाइप के और पीडीएफ आपको अगर चाहिए हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप करके इस नंबर पर मंगवा सकते हैं। तो ये सीएमए के क्या क्या टाइप के क्वेश्चन एथिक्स से आ सकते हैं, सारा चीज हमने डिटेल में किया था। एज यू कैन सी द लैंग्वेज, द प्रेजेंटेशन, उसी से पता चल जाता है। वी हैव रेड बिटवीन द वर्ड्स, नॉट ओनली बिटवीन द लाइंस। ये सारे एरियाज हमको एथिक्स के भी करने। पर आज का ये वीडियो कि सीएमए के बड़े कंपनी लॉ को मैं स्मार्टली कैसे समेटूं, इस पर हमारी नजर टिकी हुई है। आइए लेट्स स्टार्ट। तो फीचर्स ऑफ कंपनी आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं इस पर अभी टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा, ये जो अंश है ना, टाइप्स ऑफ कंपनीज, हर बार यहां से क्वेश्चन आया है और आएगा। एवरी टर्म दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दिस। दे हैव नॉट आस्क्ड डायरेक्ट डेफिनेशन, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, मैंने डेफिनेशंस बहुत बार रिवाइज कराए। आज बूस्टर रिवीजन में मैं ये टच नहीं करूंगा, पर जहां जहां मुझे लगता है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं जरूर अभी पढ़ूंगा आपके साथ। सबसे पहले स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन पर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, होल्डिंग अ सब्सिडरी एसोसिएट एंड सेक्शन 8, ये 5 क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एंड ओपीसी भी इनका एक फेवरेट एरिया है। तो यहां से आप देखोगे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है 4 मार्क्स का। तो आइए बूस्टर रिवीजन में नजर डाल लेते हैं टेक्निकल फ्रेज पर। जब भी कोई अगर क्वेश्चन आए, सपोज 3 लाइन का हो डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह, सीधा यस नो पे नहीं जाना है, आपने सुना है कई बार, पर पहले डेफिनेशन को रिकॉल करना है। जैसे कि हम अगर स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को देखें, ये मैं इसलिए भी करवा रहा हूं, इसको लेकर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के। स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन आता है लोग पेड अप कैपिटल के फिगर्स को देखते हैं कि उनका पेड अप कैपिटल एक लेवल के ऊपर ना जाए एंड टर्नओवर भी एक लेवल के ऊपर ना जाए। लोग दोनों चीजों को देखते हैं, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, दोनों देखना है, दोनों में से एक भी आपका एक लेवल को क्रॉस ना करे। और ये पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर आपके लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो लास्ट ईयर के हैं उसके अनुसार देखा जा रहा है। तो ये फिगर्स चेंज होते रहते हैं। तो जो लोग एग्जाम दिसंबर 22 यानी सॉरी जनवरी 23 में जो एग्जाम्स दे रहे थे, जनवरी 23 जिनके एग्जाम्स है, उनके लिए पेड अप कैपिटल 2 करोड़ एंड टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए। बट जब जून 23 में लोग दे रहे थे उस समय 4 करोड़ एंड 40 करोड़ वाला फिगर आ गया था। अंडरस्टूड? जनवरी 23 में
पेड अप कैपिटल 2 करोड़ एक्सीड ना करे एंड टर्नओवर भी आपका 20 करोड़ एक्सीड ना करे तो आप स्मॉल कंपनी है। रॉन्ग। एग्जाम में फिगर्स अट्रैक्टिव देगा पर पता धीरे से लिख देगा वो एक पब्लिक कंपनी है, जबकि स्मॉल कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी होना जरूरी होता है। तो डिड यू अंडरस्टैंड द मिस्टेक विच यू कुड हैव मेड? मैं चाहूंगा वो मिस्टेक अब नहीं हो। उसके अलावा हो सकता है प्राइवेट कंपनी हो, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर्स भी कल अट्रैक्टिव दिखाई दे आपको क्वेश्चन पेपर में। बट याद रखना, आप अगर किसी की एच है, एस है और ये सब है, होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी या एक बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट, तो चाहे आप एक प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ क्रॉस नहीं हो रही हो या 4 करोड़ जब भी आपके एग्जाम है उस हिसाब से चेंज हो, एंड टर्नओवर भी आपके क्रॉस नहीं हो रहे हो जो फिगर्स दिए हुए हो आपके एग्जाम के अनुसार, तो भी आप स्मॉल नहीं है। ये 4 एक्सक्लूडेड कैटेगरी में है। तो आई एम सो हैप्पी, अब कल मेरे स्टूडेंट्स ये वाली गलती तो नहीं करेंगे। कौन सी गलती नहीं करेंगे? वो स्मॉल कंपनी का सिर्फ फिगर्स नहीं देखेंगे, पहले इसे प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऐसे ऐसे रेंजेस के अंदर हो, और अगर वो ये चारों में से कोई भी एक हो रहे हो, होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट अंडर स्पेशल एक्ट, तो वो एक स्मॉल कंपनी नहीं है। आइए बूस्टर रिविजन, वी हैव टू बी फास्ट। इन्वेस्टर कंपनी क्या होता है? इन्वेस्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है over another company। significant influence शब्द को ब्रेक करिएगा, हो सकता है छोटा सा इंफॉर्मेशन हो क्वेश्चन में कल आपके सीएमए के पेपर में जो आपको कंफ्यूज कर दे। इट कंट्रोल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20% वोटिंग पावर, क्योंकि एग्जाम में पता है एक बार क्या आया, 20% दिखाया, 25% दिखाया, पर वोटिंग पावर का नहीं था, कोई और चीज का था। तो रिमेंबर, कंट्रोल्स, मुझे 20% ऑफ वोटिंग पावर वर्ड कल खोजोगे आप पेपर में, और कंट्रोल्स बिजनेस डिसीजंस अंडर एग्रीमेंट। यहां कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड मत लिखना जो होल्डिंग सब्सिडरी के आंसर में होता है, एंड जॉइंट वेंचर भी एक इस डेफिनेशन के अंदर आ रहा है। तो जो होल्डिंग जो कंपनी कंट्रोल करती है बिजनेस डिसीजंस वो है इन्वेस्टर, जिसमें किया जा रहा है वो है आपका एसोसिएट। जिस कंपनी 20% वोटिंग पावर होल्ड करती है वो इन्वेस्टर, जिसमें होल्ड कर रहे हैं वो है एसोसिएट। तो ये है एसोसिएट एंड इन्वेस्टर कंपनी का point, important point. Did you understand? Okay. Now, after this, holding and subsidiary में देखिए, holding and subsidiary company में अगर आप देख रहे हो, तीनों में से कोई तरीके से भी holding subsidiary रिश्ता बन सकता है। One company exercises is a better word, exercises greater than 50% of voting power, or it controls composition of BOD। पता है एग्जाम में कई बार क्या आता है, जैसे मैं ऊपर जाता हूं, जानबूझ के देगा 18% वोटिंग पावर हम होल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टर एसोसिएट का क्वेश्चन है, पर फिर भी बिजनेस डिसीजंस हम आपके कंट्रोल कर रहे हैं, हो गया, दोनों में से एक भी ट्रिगर हो गया तो हो गया। इधर देगा 45% वोटिंग पावर है तो आप तो मायूस हो जाओगे, पर आगे पता चलेगा आपस में एग्रीमेंट हुआ है, इसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, होल्डिंग कंपनी उसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट या रिमूव करता है। तो कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी। बूस्टर रिवीजन में इन शब्दों को सुनकर आपको बार बार बेटर बनना है। एक और फेमस क्वेश्चन था कि सपोज एक कंपनी ए लिमिटेड है, मैंने क्लास में भी करवाया था, इसकी सब्सिडरीज हैं बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, ठीक है, और अपनी सब्सिडरीज के थ्रू वो डी लिमिटेड में शेयर्स होल्ड कर रहा है। तो व्हाट वाज हैपनिंग हियर, अगर आपने देखा हो, यहाँ वो 35% इसके थ्रू होल्ड कर रहा है, इसके थ्रू 30%, तो डी लिमिटेड इज ऑल्सो अ सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, नॉट ऑफ बी एंड सी बट ऑफ A limited. So when a company, language देखो booster revision की ये lines कल आंसर में काम आएगी, when a company holds directly or through its subsidiary holds greater than 50% equity share capital in another company, then HS relationship is continuing. Is it okay? तो ये भी कल पेपर में आ सकता है। D is not a subsidiary of B and C, ये मैं बता दूं वापस, okay? But D is subsidiary of A limited. And यहाँ जो कंपनी शब्द होता है इट इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, यानी फॉरेन होल्डिंग एंड फॉरेन सब्सिडरीज भी माने जाते हैं। उसके अलावा हमने और भी कई पॉइंट्स यहाँ देखे थे डेफिनेशन में। गवर्नमेंट कंपनी का, पहले भी फॉरेन कंपनी का देख लेते हैं। फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, बट इंडिया में उसका कोई भी टाइप का प्लेस ऑफ बिजनेस हो या प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं हो, पर वो इंडिया में कैसे भी बिजनेस एक्टिविटी करता हो, तो वो फॉरेन कंपनी है। तो ये सब लैंग्वेजेस मुझे चाहिएंगे।
गवर्नमेंट कंपनी क्या है? व्हेन मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, मिला जुला के सीजी, एसजी, सीजी प्लस एसजी या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर होल्ड करता है तो होल्डिंग सब्सिडरी सॉरी गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है। या एक कंपनी सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी है तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। तो एक क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था कि एक्स लिमिटेड में सीजी की होल्डिंग है 30%, एसजी की होल्डिंग है 15%, 15 और ओएनजीसी की होल्डिंग है 25%। तो क्या एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? आंसर नो, क्योंकि ये दो ही मेरा जुड़ेगा, सिर्फ 45 हो रहा है। आपको लग रहा होगा वो भी तो गवर्नमेंट कंपनी है, वैसे नहीं चल रहा है। डेफिनेशन इज वेरी क्लियर कि क्या क्या ऑप्शंस से हमारा गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन बनता है। तो ये सारे डेफिनेशंस हमने कर लिए, गवर्नमेंट, फॉरेन, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, स्मॉल कंपनी, जो ज़्यादा पॉपुलर है। फिर प्रमोटर का डेफिनेशन, ये भी एग्जाम में आ सकता है, हमने क्लास में पढ़ा था। तो आप वीडियो पॉज करके प्रमोटर के डेफिनेशन को भी निकाल लीजिए, एक बार नजर डाल लीजिए। बेसिकली जो कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या जिसके एडवाइस के अनुसार बोर्ड काम करता हो। बट प्रोफेशनल्स जब एडवाइस देते हैं ना, लॉयर, कंसल्टेंट्स, और उनके अनुसार बोर्ड काम करता है, तो वो प्रोफेशनल्स हमारे प्रमोटर नहीं बन जाते। तो ये सारे चीजें हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिए थे। देन वी वेंट टू ओपीसी, जो इस बार आने के अच्छे चांसेस हैं। ओपीसी कौन बना सकता है? ओनली अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, चाहे वो रेसिडेंट हो या ना हो। तो कल आप देखोगे सीएमए के पेपर में ना, रेसिडेंशियल स्टे का कुछ डिटेल्स देगा। एक शख्स है, ओपीसी बनाना चाहता है, वो मार्च से अप्रैल इतना टाइम रहा था, फिर वो बाहर चला गया था, फिर वो आ गया था, और आप बहुत कैलकुलेट करके अमेंडमेंट्स पढ़ के आए हो। आपको पता है कि आजकल रेसिडेंट का डेफिनेशन में 122 डेज देखते हैं इंस्टेड ऑफ 182 डेज, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया, ओपीसी वो बना सकता है अगर वो नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, एंड एज ऑफ मेच्योरिटी हासिल कर लिया है, तो वो ओपीसी बना सकता है। अंडरस्टूड? वेरी गुड। आफ्टर दिस, ओपीसी क्या कन्वर्ट हो सकता है सेक्शन 8 कंपनी में? नॉट अलाउड। ओपीसी क्या एनबीएफसी में कन्वर्ट हो सकता है? नॉट अलाउड। क्या ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है? पब्लिक में हो सकता है? यस। क्या प्राइवेट कंपनी ओपीसी में हो सकता है? यस। Can a public company be converted into OPC? No. तो पर इधर एक पॉइंट है, ओपीसी जब कन्वर्ट, प्राइवेट कंपनी जब ओपीसी में कन्वर्ट होना चाहता है, वो प्राइवेट कंपनी कहीं सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी अगर है तो वो ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ओपीसी भी जब प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट होना चाहता है तो कहीं वो सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्टर ओपीसी में 15 तक हो सकते हैं, इसमें लोग फंस जाते हैं। मेंबर्स 1 होते हैं। नाउ आप एक कंपनी में ओपीसी हैं, मतलब मेंबर हैं, मेंबर इन ओपीसी, और एक में आप नॉमिनी बन जाते हैं, अलाउड है। अब जहां आप नॉमिनी हैं वहां सपोज आप मेंबर बन गए, क्योंकि वो मेंबर मर गया, तो आप 2 में मेंबर बनने लगेंगे क्या आप ओपीसी में? ऐसे सिचुएशन में he has to choose within 180 days any one OPC, that by virtue of he being a nominee and that original member died or became incapable of something, तो now he is becoming a member, तो चूज करना पड़ेगा उसको दोनों में से एक। तो वो एक में ओपीसी में मेंबर हो सकता है एक शख्स, एक ओपीसी में नॉमिनी। सर अगर मैं क्वेश्चन रेज करूं, क्या वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में अब इन्वेस्ट कर सकता है जो एक में ऑलरेडी ओपीसी में मेंबर है, एक में नॉमिनी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्ट्रिक्शन जो थे 1+1 कि एक में ओपीसी में मेंबरशिप, एक में नॉमिनी, वो सिर्फ ओपीसी को लेके थे। आप दूसरी कंपनियों में कितने में भी शेयर्स इन्वेस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत कुछ हम लोग पढ़ने लगे थे आज। तो आई विल शो यू वन थिंग जो एग्जाम में भी आ सकता है, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, ओपीसी का ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट, कि आज हम लोग पढ़ रहे थे कि प्राइवेट कंपनी ओपीसी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। तो आइए बुक से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी अगर ओपीसी में कन्वर्ट होना चाहता है तो एक नो ऑब्जेक्शन लेटर उसको अपने मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स से हासिल करने होंगे, एसआर पास करना होगा प्राइवेट कंपनी को। उसके बाद आईएनसी 6 में आरओसी को अप्लाई करेगा विथ फीस एंड डॉक्यूमेंट्स, तब वो हो सकता है। बट वो प्राइवेट कंपनी एक सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। याद आ गया? उसी तरह एक और क्वेश्चन था आपके सिलेबस में, प्राइवेट ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसको ओपीसी में एसआर मत लिखा देना क्योंकि वहां इतने शेयर होल्डर्स है ही नहीं।
ओपीसी में मेंबर्स का मेंबर ने जो अपना रेजोल्यूशन डिस्कस किया होगा मिनट बुक में एंटर हो जाए। ओपीसी अगर प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट होना चाहता है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स बढ़ा ले। ऑल्टर कर लिया था मेमोरेंडम को उसने एक रेजोल्यूशन पास करके। अप्लाई यहाँ पे भी आईएनसी 6 में होता है विद फीस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड देन आरओसी इशूज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कन्वर्जन के क्वेश्चंस जब आते हैं ना ओपीसी की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, ओपीसी से प्राइवेट पब्लिक में जा रहा है या प्राइवेट से ओपीसी में जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैच। अनदर क्वेश्चन कि क्या नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है देने के बाद? कर सकता है। नॉमिनी ओपीसी और मेंबर को रिटन नोटिस देगा, मेंबर नया नॉमिनी 15 दिन के अंदर अपॉइंट कर लेगा और फिर उसके बाद ओपीसी मेंबर नया नॉमिनी अपॉइंट कर लेगा, उसका रिटन कंसेंट पा लेगा। और रिटन कंसेंट नॉमिनी का हमेशा आईएनसी 3 में जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इनका फेमस क्वेश्चन है ये। और फिर डिटेल्स ऑफ द न्यू नॉमिनी आईएनसी 4 में 30 दिन के अंदर दिए जाते हैं। सेम क्वेश्चन होता है कि अगर हम भी नॉमिनी चेंज करना चाहें तो हम ओपीसी मेंबर हूं मैं ओपीसी नॉमिनी को बताऊंगा, नया नॉमिनी अपॉइंट होगा 15 दिन के अंदर, उसकी रिटन कंसेंट आएगी, फिर ओपीसी आरओसी को बताएगा ये सब चीजों के बारे में आईएनसी 4 में। आईएनसी 3 था नॉमिनी के रिटन कंसेंट के लिए, आईएनसी 4 हो रहा है जब ओपीसी खबर दे रहा आरओसी को अबाउट सच टाइप ऑफ चेंजेस इन नॉमिनी। उसी तरह अगर एक नॉमिनी, अगर ओरिजिनल मेंबर मर जाए तो nominee will now become a member of the OPC. Now the new member will appoint new nominee within 15 days of vacation of office and फिर डिटेल्स OPC वाले ROC को दे देंगे 30 डेज के अंदर। तो ये फास्ट फॉरवर्ड बूस्टर से आपको ट्रिगर हो जा रही हैं बहुत सारी बातें। Now another important thing जो मुझे लगता है OPC वाले में लोग पूछ सकते हैं, look at this question। अच्छा ये तो हो गया था। एक क्वेश्चन कई बार घुमा दिया जाता है, प्रोसीड्यूर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी। बच्चे डर जाते हैं इसमें क्या लिखेंगे, पहले बताओगे इसमें एक सिंपल लाइन, ओपीसी इज लाइक अ प्राइवेट कंपनी विथ वन मेंबर एज इट्स ओनली मेंबर एंड नॉमिनी इज ऑल्सो mentioned in the memorandum that who will be the nominee, but after taking the written consent and member and nominee का जो qualification होता है ना, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो चलेगा, एंड अ नेचुरल पर्सन, एज ऑफ मेजॉरिटी। ये बैकग्राउंड के बाद जो इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीड्यूर हैं ओपीसी के, आप खुश हो जाओगे देखकर। जो नॉर्मल कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीड्यूर होते हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, लुक हियर एवरीवन ऑन द स्क्रीन, आईएनसी 32 स्पाइस प्लस, आईएनसी 33 ईएमओए, आईएनसी 34, ये सब लिंक्ड फॉर्म्स हैं, आईएनसी 35। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इनकॉर्पोरेट ओपीसी को कैसे करोगे, इनकॉर्पोरेट सेक्शन 8 कंपनी को कैसे करोगे। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ ओपीसी और सेक्शन 8 के बाद आप यही वाला फॉर्म नंबर सारा लिखोगे, सेम है। आईएनसी 9, इसमें एक एक्स्ट्रा क्या जा रहा था, आईएनसी 3 द रिटन कंसेंट ऑफ द नॉमिनी साथ में जाता है, फीस जाता है, और फिर सीआरसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। क्योंकि ये बूस्टर रिवीजन है, आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट बीच में ले लीजिएगा। अगर एग्जाम में पेपर कंफ्यूज कर दे प्रोसीड्यूर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ओपीसी, तो पहले आप बताओगे ओपीसी इज फॉर्म लाइक अ प्राइवेट कंपनी विथ मिनिमम विथ वन मेंबर एज सोल मेंबर, द नेम ऑफ नॉमिनी इज ऑल्सो रिटन, कौन मेंबर नॉमिनी बन सकता है वो बता दोगे, और फिर ये फॉर्म्स क्या क्या फाइल होते हैं ये बता दोगे आप। अंडरस्टूड? ओके। और जब भी नाम रिजर्व किया जाता है ना कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो 20 दिन तक आपके लिए रिजर्व किया जाता है अप्रूवल के बाद। कई बार इस 20 दिन को हम 60 दिन तक भी ले जा सकते हैं, ये हमने पढ़ा था फीस देकर। ओके। और फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो एनसीएलटी को जब कोई एप्लीकेशन करता है वो आपके खिलाफ बहुत सारे ऑर्डर्स पास कर सकता है, जिसमें से एक वन ऑफ द ऑर्डर्स है, the liability of the shareholders of such company will be declared to be unlimited। यानी कि नॉर्मली हम लोग कभी ये बात नहीं सुनते हैं कि शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो एग्जाम में ना कई बार कमेंट आ जाता है, कमेंट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड। आप बोलोगे क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि आप तो हमेशा क्या पढ़े हो, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। पर कल सीएमए का एग्जाम है, आज आप वापस सुनोगे ये चीज याद आ जाएगी कि लाइबिलिटी में बी अनलिमिटेड समटाइम्स। अगर एनसीएलटी ऑर्डर कर दे कि आपने कंपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर इनकॉर्पोरेट कराई है, ये कहां से मैं चला गया हूं, सेक्शन 7 में अब मैं प्रवेश कर गया हूं 3 को टच करते हुए। ओके। इट कैन पास ऑर्डर्स की चेंजेस लाओ अपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में पब्लिक इंटरेस्ट में। इट कैन रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर। इट कैन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी CURW ऑर्डर्स पास कर सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी घोषित, रिमूवल ऑफ नेम, वाइंडिंग अप, याद आ रहा है?
तो ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा दें तो क्या इम्पैक्ट आएगा। वेरी गुड। तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ रहे थे क्योंकि कंपनी लॉ वास्ट है। मैं इस पौने 2 घंटे में कंपनी लॉ के वैरायटीज ऑफ एरियाज टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी सी मैं कहाँ तक जा पाता हूँ। सेक्शन 8 कंपनी आपको ऑलरेडी पता है। सेक्शन 8 कंपनी में एक क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर है वो ये है कि सेक्शन 8 कंपनी का अगर कभी लाइसेंस रिवोक होता है, अगर कभी कॉन्ट्रावेंशन करता है तो लाइसेंस रिवोक हो सकता है, पनिशमेंट लग सकता है। और लाइसेंस रिवोकेशन के बाद और क्या क्या हो सकता है, कन्वर्जन का ऑर्डर आ सकता है, वाइंडिंग अप या अमेलगमेशन के ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। वाइंडिंग अप में अगर कोई सरप्लस बच जाता है तो यह सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स वाले को ट्रांसफर कर देना होता है, या आईबीसी फंड, आईबीसी कोड में एक रिहैबिलिटेशन फंड है उसमें आप भेज देंगे। वापस देख लीजिए कि एक सेक्शन 8 कंपनी अगर गलत काम कर रही है तो वाइंडिंग अप अमेलगमेशन विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। याद आ रहा है सर? अच्छा हुआ बूस्टर रिवीजन से सारे फाइन पॉइंट्स इग्नाइट हो रहा है, वरना आप अकेले पन्ना पलट कर भी नहीं कर पाते। चलिए, इसके बाद डॉर्मेंट कंपनी का डेफिनेशन भी बहुत दिन से आया नहीं है, इनएक्टिव कंपनी, उसको देख लीजिएगा जिसका लास्ट 2 सालों से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, वो भी डॉर्मेंट कंपनी माना जाता है। नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, नॉट फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 2 years, दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनएक्टिव कंपनी। बहुत कुछ यहां हम लोग देखते जा रहे थे, बहुत कुछ बहुत कुछ। तो अगर वायलेशन करता है कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस, अगर सेक्शन 8 कंपनी अपना उल्लंघन कर रहा है, फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है, तो कन्वर्जन का ऑर्डर आ सकता है, अमेलगमेशन, वाइंडिंग अप, वी हैव ऑलरेडी डन दीस पॉइंट्स, अभी अभी जस्ट कर लिए थे हम लोग। ओके, नाउ व्हाट एल्स, आई विल शो इट टू यू। तो ये बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ हमने टच करने की कोशिश की 1 सेकेंड। इसी बेसिक्स के दौरान 2 चीज़ें मैं और आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा डेफिनेशन में, जो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट इज डेफिनेशन ऑफ KMP। डेफिनेशन ऑफ KMP बहुत दिन से शायद एग्जाम में नहीं आया है कि KMP में कौन कौन आ रहे हैं। CEO, CS, होल टाइम डायरेक्टर, CFO दिख रहा है, CA और कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है यहाँ पर, एंड सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 level बिलो द डायरेक्टर्स इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, यानी होल टाइम डायरेक्टर्स से 1 level नीचे वाले लोग आ सकते हैं जिनको डेजिग्नेट किया गया है एज KMP बाय द बोर्ड। एग्जाम्पल मैंने दिया है सीनियर VP, डिविजनल हेड्स को भी कई बार, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो दिस KMP डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, स्पेशली पॉइंट 5 को लेकर कुछ ट्रिगर हो सकता है, रिमेंबर दिस। तो ये बहुत कुछ बेसिक वाले हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। अनदर थिंग, इस बार मैंने बोला भी था आपको, लिस्टेड कंपनी वर्ड सुना आपने? लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या जानते हैं आप? लिस्टेड कंपनी का मतलब है जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग परमिशन के लिए लिस्टेड हो। पर कुछ कंपनीज, ये मेरे बैट में भी है पेज नंबर 5, सम कंपनीज आर नॉट कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज। तो ये इस पर कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंपनीज आर नॉट कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज, चाहे वो लिस्टेड हो। लिखा है जो पब्लिक कंपनीज दे हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जिनकी इक्विटी लिस्टेड नहीं है बट हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे आपने अपने एनसीडीज को बस लिस्ट किया है। सर अगर एक पब्लिक कंपनी ने अपने एनसीडीज पब्लिक इश्यू के द्वारा लिस्ट किया है, वो लिस्टेड मानी जाएगी। एक पब्लिक कंपनी जिसकी इक्विटी तो लिस्ट है ही नहीं, सिर्फ एनसीडीज लिस्टेड है और वो एनसीडीज भी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के आधार पर लिस्टेड है, तो वो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। या उसके नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर लिस्टेड हो और इक्विटी लिस्टेड नहीं है, तो चाहे वो पब्लिक कंपनीज हैं और आपको एग्जाम में आएगा उसके नॉन कन्वर्टिबल, अगर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है तो वो लिस्टेड है, पर सिर्फ नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड हैं तो वो भी लिस्टेड नहीं माने जाएंगे। या प्राइवेट कंपनीज जिसके एनसीडीज सिर्फ लिस्टेड हो, प्राइवेट कंपनीज के इक्विटी तो लिस्टेड होते ही नहीं है, वो भी लिस्टेड नहीं माने जाएंगे। या लास्ट में एक पब्लिक कंपनीज जिसके इक्विटी शेयर्स इंडिया में लिस्टेड नहीं है बट कोई दूसरे फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है इनके इक्विटी शेयर्स, तो वो भी लिस्टेड नहीं माने जाएंगे। तो मुझे लगता है बूस्टर रिवीजन के दौरान यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हलचल मच सकता है
कि एग्जाम में केस क्वेश्चन आएगा व्हाट डिफाइन लिस्टेड कंपनी, तो उसमें यह भी बताना कि पब्लिक कंपनीज जिसके इक्विटी लिस्टेड नहीं है बट सिर्फ एनसीडीज मार्क्स कटेगा, ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस लिस्टेड है, वो लिस्टेड नहीं माने जाते। सर जिसके प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड हो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, रॉन्ग आंसर। जिसके नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड हो वो भी लिस्टेड नहीं माने जाते। तो ये बेसिक वाला अंश 6 से 8 मार्क्स तक कई बार एक्सटेंड हो सकता है, तो आई एम एडवाइसिंग यू डोंट मिस इट। ये बहुत बेसिक्स थे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां वाइंडिंग अप में हर मेंबर कितना कंट्रीब्यूट करेगा लिखा रहता है। अनलिमिटेड कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड बट टुवर्ड्स द लिक्विडेटर, टुवर्ड्स द क्रेडिटर मत लिख के आना। तो ये बेसिक्स हम लोग सारे टाइप के बेसिक्स मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करके रिवाइज करवा दिया। नाउ कई बार है ना इजी पेपर आ जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच नहीं करे तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। फाइनेंशियल ईयर के डेफिनेशंस, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन। नाउ आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स, इतना कुछ हो जाने के बाद आपको कैसे लॉ पढ़ना चाहिए, तो देखिए चार्ट बुक में वापस हम लोग जा रहे हैं। ईजीएम, एजीएम और ये सब आपने देखा होगा। मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए आप मेरे साथ झांकते जाइए इन चीज़ों को। पीसी 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 यानी प्रॉपर्ली कन्वीन, कॉन्स्टिट्यूटेड, कंडक्टेड, ये सब आपने देखा होगा। एजीएम शुड बी हेल्ड एट अर्लीएस्ट ऑफ दीज डेट्स, आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे इन तारीख में से जो भी अर्लीएस्ट आता है। आरओसी एक्सटेंशन देता है ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल रीजन, बट फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन नहीं मिलता है। फर्स्ट एजीएम में 6 मंथ्स मत लिख देना, फर्स्ट एजीएम का टाइम लिमिट्स अलग है। हम लोग इस पे बहुत सारे केस स्टडीज किए थे। 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, आफ्टर दिस ये सारे हो गए थे बहुत सारे। एजीएम में ये 4 बिजनेस हमेशा ऑर्डिनरी होते हैं, रेस्ट स्पेशल बिजनेस होते हैं। एजीएम में सारे बिजनेस स्पेशल है। इनको पढ़ाते वक्त मैंने लैंग्वेज सिखाया था। लोग क्या लिख के आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मार्क्स कटता है, ये पूरा चाहिए इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। तो ये बूस्टर रिविजन आपकी लैंग्वेज की शुद्धिकरण भी आपको सिखाएगा। शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स। इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स नहीं लिखोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर दिस वी वेंट टू लॉट ऑफ थिंग्स। टाइम एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग एजीएम सभी बचपन से जानते हैं। एजीएम जो है विद इन द सिटी, टाउन, विलेज वेयर द रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड, 9 से 6 बजे के बीच में, ये सब जानते हैं। नेशनल हॉलिडे के दिन नहीं हो सकता है, बट पेपर चेंज होगा। एग्जाम में आएगा हुंडई मोटर्स लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस दिल्ली है, वो क्या एजीएम मुंबई होल्ड कर सकते हैं? आप लिखेंगे नो, बट कहानी में ट्विस्ट। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, हुंडई इज एन अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी भी अनलिस्टेड हो सकती है, वो इंडिया में कहीं भी होल्ड कर सकती है। अगर रिटन कंसेंट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट भी आ जाए, ऑल मेंबर्स इन एडवांस, तो यहां पर कोई क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। इसे पेपर पढ़कर सीधा एजीएम के उस एंगल से मत सोचो, अनलिस्टेड कंपनी के एंगल को भी ध्यान में रखो। वेरी गुड। फिर बहुत कुछ और था, एमसीए सर्कुलर एंड ऑल दोस थिंग्स। 9 से 6 पर शुरू मीटिंग हो गई, सपोज 5 बजे, क्या 7:45 तक जा सकती है? जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईजीएम कैसे कैसे बुलाया जा सकता है? बोर्ड खुद बुला सकता है, खुद ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सर्टेन मेंबर्स या एनसीएलटी। मेंबर्स जब बुलाते हैं तो ये लैंग्वेज लोग गलती करते हैं। लोग 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स लिख के आते हैं। द लैंग्वेज इज मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल और वोटिंग पावर व्हेन दे मेक द रिटन रिक्वेस्ट एंड साइंड एंड डिपॉजिट एट द रजिस्टर ऑफिस। तब मीटिंग बुलाने का कुछ स्टेप्स है, वो हम लोग देखे थे। एनसीएलटी कब बुलाता है? जब आपस में इम्प्रैक्टिकेबल हो गया मीटिंग बुलाना, डेडलॉक चल रहा है, तो खुद किसी भी मेंबर के एप्लीकेशन पे, इस बार मेंबर्स होल्डिंग 1/10 मत लिख देना, या एनी डायरेक्टर के एप्लीकेशन पर एनसीएलटी बुला सकता है। ये फास्ट हो क्योंकि आज आपका सब पड़ा हुआ है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स हम लोग को हासिल करना है। नाउ प्लेस ऑफ ईजीएम, यहां पर चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे, तो इसके लिए हम लोग ये वाला अंश देखते हैं। लुक एट द स्क्रीन्स। एजीएम टाइमलाइंस मिला। एजीएम जो बोर्ड बुलाता है खुद या बोर्ड बुलाता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स, वो हम बिजनेस आवर्स के बियॉन्ड भी होल्ड कर सकते हैं। इवन ऑन नेशनल अदर देन नेशनल हॉलिडे, लैंग्वेज मिला। एंड एनीवेयर इन इंडिया, सम केसेस में आउटसाइड इंडिया भी होल्ड कर सकते हैं। एनीवे ईजीएम में एनीवेयर इन इंडिया था लैंग्वेज, अंडरस्टूड। अच्छा, ये जो ईजीएम बोर्ड बुलाता है, दिस इज इवन ऑन नेशनल हॉलिडे, अंडरस्टूड, even on national holiday, remember this, and this is anywhere in India. सर विद इन द सिटी, टाउन, विलेज अब नहीं, पर अगर ईजीएम एक ऐसी कंपनी का है
इफ द कंपनी इज 100% सब्सिडियरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, आप इंडिया में है पर आपकी जो होल्डिंग कंपनी है वो आप में 100% होल्ड करती है एंड वो फॉरेन कंपनी में है, तब ईजीएम हम इंडिया के बाहर भी होल्ड कर सकते हैं। रिमेंबर दिस। ओके, तो लोग यहां फंसेंगे। एजीएम ईजीएम की टाइमलाइंस क्लियर हो गए। मेन लोग कहां फंसते थे ना कि विद इन द सिटी टाउन विलेज। एजीएम में भी एक विंग निकला अनलिस्टेड कंपनी का, सिटी के बाहर भी हो सकता है इंडिया में कहीं भी, अगर ऑल मेंबर्स पहले से हाँ बोल दे। ईजीएम तो पहले से ही लिखा था एनीवेयर इन इंडिया, तो अब कंफ्यूज मत होना। अब इसको वापस भी मत पढ़ना, बूस्टर रिवीजन में मुझे टाइम बचाना है आपका। ईजीएम कॉल बाय रिक्विजिशनिस्ट, ये क्या होता है कि हमने रिक्वेस्ट किया पर वो मीटिंग नहीं बुलाई गई, 3 मंथ्स हो गए रिक्वेस्ट जमा दिए हुए, तो अब वो खुद बुला लेते हैं। और वो जब खुद बुलाते हैं ना, तो आपको 9 से 6 बजे वाला टाइम फॉलो करना होता है। सर आप बोले थे ना ईजीएम में तो 9 से 6 नहीं फॉलो करना है। जब बोर्ड बुलाता है ऑन इट्स ओन या बोर्ड बुलाता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स, जब रिक्विजिशनिस्ट खुद बुलाते हैं तो 9 से 6 बजे वाला टाइम फॉलो करना होता है। एंड हर दिन बुला सकते हैं अदर दैन नेशनल हॉलीडे, एंड एनीवेयर इन इंडिया दे कैन कॉल। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। ओके, नाउ टाइम लेंथ ऑफ नोटिस 21 क्लियर डेज कैसे कैलकुलेट होता है, हमने क्लास में कई बार सुना है। डेट ऑफ मीटिंग काउंट नहीं करते हैं, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस काउंट नहीं करते हैं, बाय पोस्ट जब भेजते हैं बाय 48 आवर्स फॉर पोस्टल ट्रांजिट हटा देते हैं। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर जिस दिन आता है वो दिन हट जाता है। तो ये सब मैं वापस नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पे करवाना चाहूंगा। ये सब देखिए आपकी बुक में भी है, वी हैव डन इट। मैं यहाँ पर आपको ये अंश दिखलाना चाहूंगा। शॉर्टर एजीएम नोटिस को वैलिडेट बनाने का तरीका, 95% ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स जब हाँ बोल देते हैं। ओके, पर ईजीएम वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आप देखोगे एग्जाम में, यहाँ पे 2 अप्रूवल्स हैं। ईजीएम में लिखा हुआ है, लैंग्वेज अजीब टाइप का, मेजॉरिटी ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड दैट मेजॉरिटी ऑल्सो होल्ड्स 95% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, बेसिकली वोटिंग राइट्स वाले। एजीएम बहुत सिंपल था, 95% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। ईजीएम वाला ही आता है, majority of the number of members and that majority is also holding 95% of the paid up equity capital। तो कल एग्जाम है या जब भी परसों एग्जाम है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। यहां पर आप फंस सकते थे, अब नहीं फंसेंगे। ओके, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं कि नोटिस है, नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच किया जाता है जहां मटेरियल फैक्ट्स लिखे रहते हैं जो कि बिजनेस डिसीजन के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है आपको ये लिखना सब कुछ। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को आपको बहुत अच्छे से, जब भी कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस होने वाला होता है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को अटैच करना ज़रूरी हो जाता है स्पेशल बिजनेस में। ओके, उसके अलावा नोटिस के साथ क्या क्या जाता है, प्रॉक्सी फॉर्म, अटेंडेंस स्लिप, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, अगर एजीएम का है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट भी साथ में जाएगा। ये बहुत कुछ हम लोग पढ़े थे। नाउ 21 डेज नोटिस समझ गए थे। सेक्शन 8 कंपनी में यही 14 डेज नोटिस बन जाता है। अंडरस्टूड? सेक्शन 8 कंपनी में यही नोटिस वाली चीज 14 डेज नोटिस के रूप में बन जाती है। ओके, और प्राइवेट कंपनी कुछ अलग टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कर सकता है नोटिस के लिए, पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो 21 क्लियर डेज विल कम इनटू पिक्चर। नाउ लेंथ ऑफ नोटिस ऑफ एडजर्न्ड मीटिंग, लोग इसमें भी 21 डेज लिख के आ जाते हैं। द आंसर इज 3 days नोटिस टू द मेंबर्स आइदर इंडिविजुअली और बाय पब्लिशिंग इन एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। और अगर 30 दिन के बाद मीटिंग एडजर्न हुआ है तो फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा। तो कल आप ये गलती कर सकते थे एमसीक्यू में या उसमें 21 टिक कर देते एडजर्न्ड के लिए। आंसर इज एटलीस्ट 3 days रिटन नोटिस इंडिविजुअली और बाय एडवर्टीजमेंट इन 2 newspapers। ओके, कौन मीटिंग अटेंड करेगा? डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, मेंबर्स, ऑडिट शेयर होल्डर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर, असाइनी। ये बहुत सिंपल टॉपिक्स है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल अगेन। कोरम फॉर शेयर होल्डर्स मीटिंग वापस नहीं पढ़ रहा हूँ, ये बहुत डिटेल में आपने कई बार पढ़ा है। वर्ड पर्सनली प्रेजेंट इंपॉर्टेंट होता है, और जैसा स्लाइड दिख रहा होगा कि कितने लोग मिनिमम होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर, प्राइवेट कंपनी में भी मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, ये सब हमें दिखते जा रहा है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में बनाए हैं। आई एम नॉट टचिंग दोज क्वेश्चंस अगेन। और ये जो विंग आपको दिख रहा है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को के भेजे हुए लोग को कई बार पर्सनली प्रेजेंट मानते हैं। कंपनीज जब अपने किसी को भेजते हैं तो उसको भी हम पर्सनली प्रेजेंट काउंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। बूस्टर रिवीजन में मुझे आपको ये झलक दिखलाना था
कि ये चीज़ें आपका है ना रिविजन किया हुआ? ओके। एंड इट्स नॉट एडवाइसेबल कि एग्जाम के एक दिन पहले आप इतना कुछ सारा बुक पढ़ने लग जाइए, हमारी 8-8 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे देखें, नॉट एडवाइसेबल। तो आज का की टेक अवे, प्लेस एंड आवर ऑफ एजीएम में जो कंफ्यूजन हो रहा था कि कब सिटी के अंदर अलाउड है, कब सिटी के बाहर भी अलाउड है, कभी इंडिया के बाहर अलाउड है, 9 से 6 बजे वाला टाइमिंग भी क्लियर हो गया आपको कि ईजीएम में नहीं फॉलो करनी होती है, बट ईजीएम जब रिक्विजिशनर्स बुलाते हैं तो करना पड़ता है। उसी तरह ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप रिमोट ई वोटिंग आप घर से बैठे बैठे कर सकते हैं, आप वोटिंग एट द वेन्यू भी कर सकते हैं। किसके लिए कंपलसरी है? लिस्टेड कंपनी के लिए ई वोटिंग कंपलसरी है, या जिस कंपनी के यहाँ 1000 या 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हो वहाँ भी कंपलसरी है। कौन कौन एक्सेप्शन में है? ये तीनों नाम हमने कई बार क्लास में पढ़े थे कि लिस्टेड होने के बावजूद ये एक्सेप्शन के अंदर पड़ जाते हैं। तो ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक बार आप ई वोटिंग कर दें तो वापस से आप वोट वेन्यू पर नहीं कर सकते। आ सकते हो, बैठ सकते हो, बट यू कैन नॉट वोट अगेन। द फैसिलिटी विल बी ओपन फॉर मिनिमम 3 days एंड इट क्लोज एट 5 PM ऑन द डेट बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। उसके बाद आप ई वोटिंग नहीं कर पाएंगे। ई वोटिंग में कॉन्सेप्ट होता है कट ऑफ डेट का। द गैप बिटवीन द कट ऑफ डेट एंड द डेट ऑफ मीटिंग कैन बी मैक्सिमम 7 days। इस पे हमने कई केस स्टडीज भी किए थे। और इसी ई वोटिंग के दौरान हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि यहाँ पर स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट होते हैं। स्क्रूटिनाइजर्स अपॉइंट होते हैं, स्क्रूटिनाइजर अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। आई विल शो इट टू यू, आई विल जस्ट शो इट टू यू। मैं अगर मेन आस्पेक्ट वाले बुक में जाऊँ जहाँ पे हमने ई वोटिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, आई विल जस्ट शो इट टू यू। बने रहिएगा बिकॉज आप अपने आप नहीं पढ़ पाओगे, बहुत कुछ है इसके अंदर। इधर देखिए, ई वोटिंग के चैप्टर को मैंने खोला है यहाँ पर आपके साथ। अगर कोई प्रोसीड्यूर ऑफ ई वोटिंग पर आपके 4 मार्क की क्वेश्चन आती है तो पहले बताना पड़ता है कि कंपनी नोटिस देगी अपने मीटिंग की, उसमें लिखेगी कि ई वोटिंग की फैसिलिटी दी गई है। नोटिस ऑफ दैट मीटिंग विल बी ऑल्सो प्लेस्ड ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड द एजेंसी जिसकी फैसिलिटी को आप यूज कर रहे हैं। नोटिस में प्रोसेस ऑफ ई वोटिंग समझाया जाएगा। ये मैं प्रोसीड्यूर ऑफ ई वोटिंग अगर 4 मार्क का क्वेश्चन हो तो उसकी तैयारी करवा रहा था। फिर टाइम पीरियड 3 days का, वोटिंग विंडो कब बंद होता है, वोटिंग एट द वेन्यू वाली बात। नाउ स्क्रूटिनाइजर जो अपॉइंट होंगे वो चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट देंगे विद इन 3 days। प्लीज चेक कर लेना, रेक्टिफाई कर लेना। स्क्रूटिनाइजर चेयरमैन को रिपोर्ट देते हैं विद इन 3 days ऑफ द जनरल मीटिंग। वो पहले अनब्लॉक करेंगे रिमोट ई वोटिंग के वोट्स को, उसके बाद वहां पहले वो करेंगे वेन्यू वाले वोट्स को। फर्स्ट दे विल काउंट वेन्यू वाले वोट्स को, फिर रिमोट ई वोटिंग वाले को इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, स्क्रूटिनाइजर चेयरमैन को रिपोर्ट देते हैं 3 दिन के अंदर, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को देता है फिर 2 working days के अंदर। अंडरस्टूड एवरीवन? तो पॉज करके ये करेक्शन कर लेना। इस लाइन पे एमसीक्यू आता है कि स्क्रूटिनाइजर की ई वोटिंग के रिपोर्ट, रिजल्ट्स की रिपोर्ट चेयरमैन को 3 दिन के अंदर जाती है। चेयरमैन कंपनी को देता है एंड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को देता है विद इन 2 working days। इज इट ओके एवरीवन? वेरी गुड। तो ई वोटिंग के बाद हम लोग पोल पे आ गए थे। पोल से क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पोल में रिक्वेस्ट कितने लोग करेंगे। तो मैंने आपको ये टेक्निक बताया था। पोल में मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट भी पोल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड बाय प्रॉक्सी जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर वो होल्ड कर रहे हैं 10% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, और मिनिमम पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ₹5 lakhs। मिनिमम पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 lakhs और मेंबर्स की होल्डिंग 10% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। जब इतने लोग रिक्वेस्ट करते हैं तब चेयरमैन मीटिंग में इस टाइप से ऑर्गेनाइज करके पोल कंडक्ट करवाएगा एंड चेयरमैन स्क्रूटिनाइजर्स अपॉइंट करेगा। स्क्रूटिनाइजर्स के जो रिजल्ट्स हैं इस बार विद इन 7 days ऑफ द मीटिंग। सर आप 3 days बोले थे ना, वो ई वोटिंग के लिए था। यहां 7 days के अंदर रिपोर्ट आ जाएगा इन MGT 13। सर MGT 12 लिखा हुआ है ना, MGT 12 पर MCQ आया हुआ है। बैलेट पेपर्स ऑफ पोल इज इन MGT 12। अंडरस्टूड? तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। बूस्टर रिवीजन में वापस से मेरे साथ अगर आप रिवाइज करोगे तो ये जल्दी जल्दी जो गलती आपकी हो सकती थी वो अब नहीं होगी। वेरी गुड। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट बुक अगेन। नाउ इफ यू सी हियर दिस एस्पेक्ट कि प्रॉक्सी के बारे में, प्रॉक्सी विल हैव नो राइट टू स्पीक एट द मीटिंग। जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रॉक्सी मेंबर भी हो सकता है, नॉन मेंबर भी हो सकता है, बट सेक्शन 8 कंपनी में
एक कॉन्सेप्ट जरूरी है दैट प्रॉक्सी हैज टू बी अ मेंबर, याद रखिएगा। एक इंसान मैक्सिमम कितने लोगों के बिहाफ में प्रॉक्सी बन के जा सकता है? 50। रॉन्ग आंसर। 50 के साथ साथ एक एंड भी है, उस 50 के पास मैक्सिमम 10% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी हो सकता है। ओके, प्रॉक्सी का फॉर्मेट MGT 11 के अनुसार होगा, जैसा कि आप चार्ट बुक में देख रहे हैं। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे। नाउ इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी कब हो सकता है? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बट कब? 3 days रिटन नोटिस देकर हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बट कब? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कब हो सकता है? अगर आपको लाइन याद आ जाए तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, इट बिगिंस 24 आवर्स, आपकी बुक्स में भी था, चार्ट बुक में भी है, 24 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग एंड इट एंड्स विद द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। यानी कि अगर आपकी AGM 20 सितंबर को है 10 बजे से, तो इंस्पेक्शन पीरियड होगा 19 सितंबर 10 बजे से लेकर 20 सितंबर जब मीटिंग खत्म हो रही है तब तक। यानी कि एक दिन पहले से, मीटिंग शुरू के एक दिन पहले से इंस्पेक्शन होगा, 3 दिन पहले उनकी नोटिस आ जानी चाहिए थी, एंड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। तो ये इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी पर अगर कभी क्वेश्चन आए तो ये मैंने रिवाइज करवा दिया। प्रॉक्सी कैन डिमांड पोल, ऑफ कोर्स, अभी अभी देखे थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस पोल पर थे, 3-4 वैरायटी, दे आर वेरी पॉपुलर, आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन। रेस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स, अगर आप देखो सेक्शन 106, किस किस ग्राउंड्स पर एक पब्लिक कंपनी वोटिंग राइट्स रेस्ट्रिक्ट कर सकती है? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, कंपनी एक्सरसाइज लिए ना, आप कंपनी का पैसा दे नहीं रहे हो, बट और कोई ग्राउंड पर नहीं। बट प्राइवेट कंपनी ऑन मेनी अदर ग्राउंड्स, यानी इस दो के अलावा प्राइवेट कंपनी और ग्राउंड्स पर भी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी और ग्राउंड्स पर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। तो ये हमने देखा अभी अभी यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 106। नेक्स्ट, चेयरमैन पर आइए। चेयरमैन अपॉइंटमेंट के बारे में हम देख रहे थे कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड यूजुअली चेयरमैन ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग रहता है। इफ नो चेयरमैन इज अपॉइंटेड, ओके, और ही इज नॉट प्रेजेंट विद इन 15 मिनट्स आफ्टर द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, स्पेलिंग रॉन्ग है, or is unwilling to act as chairperson, तो directors will elect one of them as the chairperson. अगर director भी ना हो तो members will present one of themselves as the chairperson. तो ये बहुत कुछ है। तो सारी पॉइंट्स अभी बूस्टर रिवीजन में नहीं हो सकती, बट मैंने पोल, प्रॉक्सी, कोरम, नोटिस, नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग, शॉर्टर नोटिस वैलिडेट कैसे होगा, सारे अंश कोशिश किए हैं यहां पर रिवाइज कराने के लिए। ओके, यहां पे कुछ वो है, बाद में देख लेंगे। चलिए, नाउ आफ्टर दिस यहां पर आप देखोगे पोस्टल बैलेट, वेरी वेरी फेमस एरियाज की पोस्टल बैलेट के बारे में कौन से मैटर्स में पोस्टल बैलेट यूज करना कंपलसरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स में लिखा है, इसको हमने याद किया था, ABCD, एनीबॉडी कैन डांस, ABCD 2 बोल के एक मूवी आई थी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट C से हैं, बहुत सारे पॉइंट B से हैं, बहुत सारे पॉइंट A से हैं। तो बेसिकली व्हाट डू वी सी हियर कि ABCD, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपलसरी है पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन। पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन में कोई फॉर्मल वेन्यू पर मीटिंग नहीं होती है। पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन में कोई फॉर्मल वेन्यू पर मीटिंग नहीं होती है, वहां लोग अपनी हाँ या ना घर बैठे बैठे भेज देते हैं। अभी देखेंगे प्रोसीड हुआ कौन से मैटर में पोस्टल बैलेट यूज हो ही नहीं सकता। ऑर्डिनरी बिजनेस वाले जो मैटर्स होते हैं ना AGM में, या ऐसे मैटर्स जहां डायरेक्टर्स या ऑडिटर्स को सुना जाए, यूजुअली रिमूवल के पहले दे हैव अ राइट ऑफ बीइंग हर्ड, वैसे मैटर्स पे पोस्टल बैलेट यूज नहीं हो सकते। सर अच्छा हुआ ये आप करवा दिए, बिकॉज कैन नॉट बी यूज में लोग कुछ और ही लिख के आ जाते हैं। और एक चीज है कि पोस्टल बैलेट का प्रोसीड्यूर क्या है, अगर आपको पूछा जाए, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, नोटिस भेजा जाता है शेयर होल्डर्स को, इस पे 5 मार्क्स का थ्योरी आ जाता है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के साथ एक्सप्लेनिंग द रीजंस एंड रिक्वेस्टिंग देम कि अपनी हाँ या ना 30 दिन के अंदर भेज देना। ओके, नोटिस कैसे भेजा जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल, ओके, या और एक चीज एडवर्टाइज भी करना है 2 न्यूज़पेपर्स में इस टाइप के नोटिस को। स्क्रूटिनाइजर काउंट करेगा, जो वोट्स 30 दिन के अंदर आ जाएंगे वो अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर सबमिट कर देगा। एंड स्क्रूटिनाइजर कैसा होना चाहिए वो भी लिखा हुआ है, कंपनी पब्लिश कर देगा रिजल्ट्स वेबसाइट पर। जो 30 दिन के बाद रिप्लाई आएंगे वो हमारे कोई काम के नहीं है। तो ये प्रोसीड्यूर ऑफ पोस्टल बैलेट मैंने ट्रिगर कर दिया कि नोटिस जा रही है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नोटिस के साथ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन विथ रीजंस एंड रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड देयर असेंट और डिसेंट विद इन 30 डेज। नोटिस का मोड भी एक्सप्लेन्ड है, कैसे कैसे जाएगा, इवन दैट इज सीन। पक्का?
और कौन सी कंपनीज, सपोज ये कंपल्सरी मैटर्स हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सी 2 कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर चाहे हम ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज कर रहे हैं बट आई मे नॉट डू इट बाय पोस्टल बैलेट। ओपीसी के लिए कंपल्सरी नहीं है पोस्टल बैलेट इन मैटर्स के लिए भी, या कंपनीज हैविंग अप टू 200 मेंबर्स, इसमें प्राइवेट भी आ सकती है, पब्लिक भी आ सकती है। तो ये 2 ऐसी कंपनीज हैं जहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू हमें जरूरी नहीं है कि हम ये मैटर्स डिस्कस करें। इवन इफ दे आर डूइंग दीज टाइप ऑफ मैटर्स, ये 2 कंपनीज को रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो पोस्टल बैलेट से नहीं करेंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, एक चीज आपको दिखाता हूं यहां पर। जब पोस्टल बैलेट हम लोग पढ़ रहे थे, यहीं पर एक लाइन और आया था कि कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज, आई शो यू दैट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि पोस्टल बैलेट आपको करना चाहिए था पर आपकी कंपनी ने क्या किया, वो मैटर ई वोटिंग से कर लिया। क्योंकि सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर ई वोटिंग में क्या होता है, फॉर्मल वेन्यू पर भी वोटिंग होता है। तो पोस्टल बैलेट वाला मैटर आपकी कंपनी ई वोटिंग से कर सकती है क्या? उसमें एक ट्रिक हमने सीखा था। दोज कंपनीज विच आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ई वोटिंग फैसिलिटी, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज या कंपनीज जहां पर 1000 या 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हो, वहां ई वोटिंग कंपलसरी होती है। तो जो कंपनीज ई वोटिंग, जिन कंपनीज के लिए ई वोटिंग की फैसिलिटी कंपलसरी होती है, वो कंपनीज अगर चाहें तो पोस्टल बैलेट वाले मैटर्स को ई वोटिंग के थ्रू कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? ओनली फॉर दोज कंपनीज ये रिलैक्सेशन था। बहुत पढ़ते पढ़ते हम लोग मिनट्स में आ गए और मिनट्स में हमें पता चल गया था कि मिनट्स में हर मीटिंग की मिनट बुक अलग रखनी है, क्रिएटर्स की अलग, बोर्ड की अलग, शेयर होल्डर्स की अलग, कमिटी मीटिंग्स की अलग। यहां तक कि पोस्टल बैलेट के थ्रू जो मैटर डिस्कस होता है उसका चाहे मीटिंग नहीं होता है पर उसमें ब्रीफ रिपोर्ट कि कैसे कैसे रिजल्ट्स आए थे, समरी ऑफ द रिपोर्ट, वो भी मिनट बुक में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ पोस्टल बैलेट रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हर पेज पे साइन होता है, लास्ट पेज पर डेट एंड साइन दोनों होता है। साइन कौन करता है, कितने टाइम के अंदर करता है, इस पर बहुत फेमस हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। स्पेशली लोग बोर्ड मीटिंग के टाइम में फंस जाते हैं, प्रिपरेशन अलग चीज है, साइनिंग अलग है। तो इस वाले चार्ट को रिवाइज कर लेना पॉज करके, बिकॉज यहां से कुछ क्वेश्चन आ सकता है कभी। चेयरमैन कुछ कुछ बातों को मिनट बुक में रखने से मना कर सकता है। मिनट बुक 8 साल नहीं, परमानेंटली प्रिजर्व करनी पड़ती है। वैसे कंपनी के मेमोरेंडम है ना, 8 साल नहीं, परमानेंट प्रिजर्व करने पड़ते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने सुना होगा, दैट इज प्रिजर्व फॉर लास्ट 8 ईयर्स। तो ये बहुत कुछ हमने देखा यहां पर। और इसी के दौरान हमने एक क्वेश्चन देखा था, एजीएम का एक रिपोर्ट एमजीटी 15 में आरओसी को जाता है लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को कि एजीएम सही तरीके से बुलाई गई थी, कंडक्ट हुई थी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी में रिपोर्ट ऑफ एजीएम इन एमजीटी 15 जाता है, नॉट फॉर अदर कंपनीज। सर इज इट ओवर? मीटिंग्स का पूरा बड़ा पार्ट जिसको आप 4 घंटे लगाते, नहीं, थोड़ा बच गया। स्पेशल नोटिस क्या होता है? लुक एट द स्क्रीन। सर्टेन मेंबर्स हु वांट टू डिस्कस अ मैटर, they will give notice of the intention to move the resolution to the company 14 days before the meeting. Company will inform all other members 7 days before the meeting or advertise in 2 newspapers. Now, इसमें कैसे एक्सक्लूड होते हैं डेज, वो सब अभी नहीं पढ़ रहे हैं। कितने लोग वो हैं वो सर्टेन मेंबर्स में? लोग बोलते हैं 10%। नो, इस बार लैंग्वेज है मिनिमम 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, 1%, और मेंबर्स होल्डिंग मिनिमम पेड अप वैल्यू 5 lakhs। पोल में 10% और 5 lakhs था, स्पेशल नोटिस में 1% और 5 lakhs है। तो ये हम रिवाइज करते जा रहे हैं। कौन कौन से मैटर्स के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए? 5 है। एनी अदर मैटर मेंशन इन आर्टिकल्स है। एंड लुक एट द स्क्रीन्स। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, अपॉइंटिंग न्यू डायरेक्टर इन द अबव प्लेस, ये सब लैंग्वेज चाहिए। लोग रॉन्ग स्टेटमेंट लिख के आते हैं। मैं बूस्टर रिवीजन में आपको लैंग्वेज सिखाऊंगा। लोग क्या लिख के आते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए स्पेशल नोटिस, मार्क्स कटेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए स्पेशल नोटिस, मार्क्स कटेगा। क्योंकि लैंग्वेज है, पहले एक ऑडिटर जिसको हटा रहे हैं उसको आने नहीं दे रहे हो, एंड अपॉइंटिंग ए न्यू ऑडिटर इन द अबव प्लेस, क्योंकि ये वैकेंसी हटाने के कारण क्रिएट हुई थी। तो यही लैंग्वेज मेरे को चाहिए। ओके एवरीवन? कितने लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्रोसीड्यूर एंड मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस? तो बहुत कुछ है। अब जैसे प्रॉक्सी फॉर्म में अगर आपका एमजीटी 11 के अनुसार है तो आर्टिकल्स कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं मान सकता। प्रॉक्सी फॉर्म 48 आवर्स पहले डिपॉजिट होना चाहिए। रिवोकेशन आप कभी भी कर सकते हैं, इवन 1 सेकेंड बिफोर द वोटिंग। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा जनरल मीटिंग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इनकॉर्पोरेशन को भी मैंने टच किया। नाउ मिनट बुक्स और ये सब होने के बाद
नाउ कम्स प्राइवेट प्लेसमेंट. इट इज नॉट अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन सीएमए बट टच कर देते हैं. प्राइवेट कंपनीज पैसा कैसे रेस करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, राइट इशू के थ्रू. पब्लिक कंपनीज पैसा कैसे रेस करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड पब्लिक इशू के थ्रू भी. तो कई बार बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी कैसे कैसे पैसा रेस करती है सिक्योरिटीज इशू करके. तो ये एक बेसिक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया अभी अभी. ओके. उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट में बहुत सारी बातें हमने सीखी थी. प्राइवेट प्लेसमेंट जब पढ़ रहे थे हम लोग कि क्या प्रोसीड्यूर था कि पहले हमें लिस्ट ऑफ पर्संस आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि हम किसको देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के बाद उन्हीं को बस लेटर दिया जाता है. वी हैव रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस. तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए. आइडेंटिफाइड पर्संस को हमें लेटर भेजना पड़ता है. MGT 14 वो चलो सिंपल सी बात है. एंड ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर्स इन पास 4 हमें भेजना पड़ता है विद इन 30 days ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम्स ऑफ आइडेंटिफाइड पर्संस. पहले हम लिस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके 30 दिन के अंदर ये लेटर लोगों को भेजते हैं. एंड हमें खुद भी एक रिकॉर्ड PS5 में पूरा अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है. तो ये बहुत सारे प्रोसीड्यूर यहाँ पर थे कि पहले एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, BR फिर SR, इशू ऑफ ऑफर लेटर, लोगों का एप्लीकेशन मनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आएगा और जो पेमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट में आएगा वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रहेगा. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ यहाँ पर देखने लायक बात क्या है, कंडीशंस. नंबर 1 कि यहाँ मैक्सिमम 500 लोगों को दिया जा सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट में फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी. वाइल काउंटिंग 200 QIBs आर नॉट इंक्लूडेड एंड एम्प्लॉयज अंडर ESOP स्कीम वो भी इंक्लूड नहीं होते हैं. हर बार एक अलग SR पास करना होता है हर बार जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट लाते हैं. बट आप अगर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और ये सब लेके आ रहे हो तो एक SR से भी काम चल जाता है. ये 200 का जो लिमिट है ये NBFCs में आप 200 से ज़्यादा लोगों को भी प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकते हो. हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी आप 200 से ज़्यादा लोगों को दे सकते हो. बाकी चीज़ जो होती है ना कि बैंक अकाउंट से पेमेंट आएगा, पेमेंट अलॉटमेंट इतना टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, वो सब चीज़ें आप आगे भी देखोगे. यहाँ पर अब आप और एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ पे राइट ऑफ ट्रांसफरिंग नहीं है. अगर आपको दिया गया आप ही एक्सरसाइज कर सकते हो. एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये पैसा आप यूटिलाइज नहीं कर सकते अनलेस अलॉटमेंट इज मेड एंड द रिटर्न ऑफ PAS-3 इज फाइल्ड विद इन 15 days ऑफ अलॉटमेंट. कोई केस स्टडी दे देगा कि कंपनी पैसा यूज करने लग गया बैंक में जो आया हुआ है, नहीं यूज कर सकते जब तक आप अलॉटमेंट ना कर दो और PAS-3 15 दिन के अंदर फाइल नहीं कर दो. ओके. और अलॉटमेंट का टाइम भी दिया हुआ है, विद इन 60 days फ्रॉम रिसीविंग द मनी अलॉटमेंट हो जाना चाहिए था. तो ये आप बहुत दिन से भूल गए होंगे. मेरे से इस बूस्टर रिवीजन के दौरान याद आ गया होगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट में जो भी पैसा आया है यूज करने के पहले ये चीज याद रखना. नो फ्रेश ऑफर शैल बी मेड अनलेस द अलॉटमेंट हैव बीन कंप्लीटेड. अगर आपकी अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है तो आप कोई फ्रेश ऑफर नहीं कर सकते. ओके. नो फ्रेश ऑफर. सपोज आप जुलाई में कोई प्राइवेट प्लेसमेंट लाए थे, उसका अभी तक आप पैसा आ गया पर अलॉटमेंट करने का जो टाइम होता है ना 60 दिन के अंदर, वो अभी तक आपने अलॉटमेंट अगर जुलाई वाले का नहीं किया है तो आप फिर अभी सितंबर में नया फ्रेश ऑफर नहीं लेके आ सकते. ओके. तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी. अगर आप उल्लंघन करते हैं तो क्या परिणाम होगा, ये सब ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड. पर लोग कहाँ कहाँ गलती कर सकते थे वो हमने देख लिया यहाँ पर कि प्राइवेट प्लेसमेंट का अलॉटमेंट 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए और पैसा आने के बाद भी यूज नहीं करना है जब तक अलॉटमेंट एंड PAS-3 15 दिन के अंदर फाइल ना हुआ हो. सो दिस इज अ वे टू रिवाइज योर प्राइवेट प्लेसमेंट जोन. इसके बाद ये OPC तो हो गया था ऑलरेडी, नॉमिनी भी हो गया था. Now very interesting, that is your rights issue, section 62. Existing equity shareholder को हम देना चाहते हैं, BR BM से पास होगा, 62 subsection 1 clause A. और कई तरीके हैं राइट्स इशू को लॉन्च करने के लिए, जैसे कि ESOP स्कीम के थ्रू आप एम्प्लॉइज को देना चाहते हैं फर्दर शेयर्स, SR इन GM लगेगा. प्राइवेट कंपनीज में जब आप ESOP लाना चाहें OR इन GM से हो सकता है. और एक चीज, अगर आप किसी भी और शख्स को फर्दर इशू देना चाहते हो 62(1)(c तो SR प्लस रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स रिपोर्ट. और एक चीज, कई बार कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड लोन्स जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, फर्दर इशू उनको चला जाता है तो वो जा सकता है, उसका तरीका भी हम देखेंगे. तो दिस इज अगेन अ वेरी पॉपुलर कि सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल जब आप देना चाहें, 62(1)(a) क्या बोलता है, 62(1)(b), 62(1)(c एंड 62 सबसेक्शन 4. उसके बाद
हम लोग देखे थे कि एम्प्लॉयज़ में परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को आप दे सकते हो, डायरेक्टर्स को दे सकते हो, चाहे कैसा भी डायरेक्टर हो, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप ईसॉप नहीं दे सकते। और बहुत कुछ यहाँ पे हमने और भी देखा था, आई एम नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स। हाँ, ये देखो 62 does not apply in the case of loan from governments can be converted into shares if government directs in public interest। और इस कन्वर्जन के कारण अगर आपकी शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ भी जाए तो आपको एक ओआर पास करने की दरकार नहीं है, बस SF7 फाइल कर दोगे विद इन 30 डेज। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप ये जानते हैं। अनदर थिंग इज योर नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, बोनस इशू। बोनस इशू में किस सोर्सेज से आप बोनस इशू यूज कर सकते हो, ये सब है। इस पे एक बहुत अच्छा सम है, मैं आपको अगर बुक में ले जाता हूं बेटर होगा देखने से। बोनस इशू, जस्ट अ मिनट, सेक्शन नंबर, यस आई गॉट इट। ये देखिए, तो आपको याद आ गया ये सब चीजें। बोनस इशू में आइए, बोनस इशू इनका एक पॉपुलर क्वेश्चन है कि फ्री रिजर्व से यूज हो सकता है बोनस इशू, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से भी, बट किससे यूज होना अलाउड नहीं है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप यूज नहीं कर सकते। बोनस इशू में एक टेक्निक सिखाया था इसके प्रोविजंस याद करने के लिए, कुछ अकाउंटिंग पॉइंट्स हैं, सोर्सेज, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, CRR। और एक चीज हमने देखा था बोनस इशू में यहां पर कि बोनस इशू में आप एक चीज देखोगे, आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए बोनस इशू के लिए, ओके सर। OR इन GM पास करना पड़ता है या SR मत लिख देना, ठीक है। फिर वापस अकाउंटिंग पॉइंट देखो, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। एंड दो प्रोहिबिशन टाइप के पॉइंट्स हैं। क्या प्रोहिबिशन है? कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स के प्रिंसिपल इंटरेस्ट के लिए, कंपनी का कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज बाकी ना हो। तो बोनस इशू अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अकाउंट्स लॉ बहुत जगह आ जाता है, इट्स अ वेरी पॉपुलर वन। कि सोर्सेज, अकाउंट्स के 2 पॉइंट्स याद आ गए, सोर्सेज क्या है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, CRR, रिवैल्यूएशन रिजर्व नॉट अलाउड, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप, 2 अकाउंट्स के सलट गए, हाँ सर। AOA, OR इन GM, और 2 अभिशाप वाले पॉइंट, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज में भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। तो एक और चीज, बोनस इशू है ना, डिसीजन देने के बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इन ल्यू ऑफ डिविडेंड बोनस शेयर्स देना अलाउड नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चंस मेरे मैट में आपको दिखाई देंगे, MN लिमिटेड वाले एंड ABC, इन दोनों में से सेम एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्लीज वर्क अपॉन इट, ओके। तो बहुत कुछ देखे थे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 66, मोड्स ऑफ रिडक्शन क्या क्या होता है ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। रिटर्निंग द एक्सेस पेड अप कैपिटल, 100 रुपया फुल्ली पेड अप, रिड्यूस टू 75 एंड द कंपनी रिफंड्स 25, दिस इज रिटर्निंग एक्सेस, ओवर कैपिटलाइज कंपनी थी। रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, ये सब दिख रहा है कि 100 रुपीज का शेयर था, अभी तक 75 मंगवाए थे, पेमेंट भी आ गया, अब हम सोच रहे हैं इसको फुल्ली पेड अप 75 बना दे, 25 रुपया मंगवाए ही नहीं, अनकॉल्ड कैपिटल। तो ये सब रिडक्शन है। और रिडक्शन का अगर आपको प्रोसीड्यूर देखना तो एक तरीका क्या है, ऑल्ट्रेशन और रिडक्शन, डिम्यूनिशन रिडक्शन का डिफरेंस देख लो। यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है रिडक्शन में, NCLT का कंफर्मेशन लगता है, ओके। एंड इसमें प्रोसीड्यूरल पार्ट अगर आप देखोगे, जो कि इतना डिटेल यहां नहीं आता है पर फिर भी, कि बेसिकली रिप्रेजेंटेशंस जो भी होते हैं, क्रेडिटर्स, ROC, SEBI, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको नोटिस दिलवाता है कंपनी, NCLT। इनके रिप्रेजेंटेशन 3 महीना के अंदर आ जाना चाहिए, और 3 महीना के अंदर अगर नहीं आता है तो मतलब कि इनको प्रॉब्लम नहीं है, NCLT विल कंफर्म द रिडक्शन। बट बिफोर कंफर्मिंग द रिडक्शन, it will ensure that accounting treatment for capital reduction according to AS has been done. And most important thing, कि पूरा जो capital reduction 66 हम लोग पढ़ते हैं, ये तभी संभव है if the company is not in arrears in the repayment of deposits। यानी अगर deposit section का उल्लंघन चल रहा है तो हम section 66 कर ही नहीं सकते। तो ये short time में मैंने reduction of capital भी touch करना चाहा। bonus issue and right issue were very important, don't miss it। उसके बाद सर मैं क्या करूं बताता हूं। उसके बाद इफ आई गो टू दिस पर्टिकुलर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जब हम लोग पढ़ते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस ये सब पढ़ते हैं, यहां पर जो एक और एक पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला,
इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि क्या टाइप के प्रोविजंस हमें पालन करने चाहिए। तो एओ में ऑथराइजेशन, वापस यहाँ पे भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, और ऐसे शेयर्स मैक्सिमम 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर हो सकते हैं। और क्या क्या चीजें हमें यहाँ देखनी पड़ती है, ध्यान से देखिए। सर्टेन डिफॉल्ट्स इस कंपनी ने कभी कमिट ना किए हो। कब नहीं किए हो? इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स ये टाइप के डिफॉल्ट कमिट ना हुए हो। ओके, लिस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, उसके अलावा क्या क्या नहीं हुआ, कंपनी के ये वाले डिफॉल्ट्स भी नहीं हुए हो। बट अगर 5 साल बीत गए हो तो फिर वो ला सकता है। एंड पिछले 3 सालों में आरबीआई और सेबी के द्वारा हमारे ऊपर कोई पेनल्टी ना लगाओ। तो अगर शॉर्ट में बोलूं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में एओए का प्रोविजन है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मैक्सिमम ऐसे शेयर 74% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। ये 3 याद है। चौथा इतना तो याद रख लो, सर्टेन डिफॉल्ट्स मस्ट नॉट हैव बीन कमिटेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। सर्टेन डिफॉल्ट्स हुए हो पर रेक्टिफाई हुए 5 साल बीत गए हो। एंड आरबीआई सेबी में ने हमारे ऊपर लास्ट 3 सालों में पेनल्टी ना लगाया हो। तो मैं शॉर्ट में इग्नाइट कर दिया हूं, रिवीजन अब आपको करना है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अगर 4 मार्क्स के लिए आता है तो। ओके, इसके अलावा व्हाट अदर क्वेश्चंस विच शुड नॉट मिस, बहुत कुछ और है, सब करोगे। फिर भी कि कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर के बारे में कुछ कुछ था कि कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कितना होता है, एंड डिविडेंड नॉर्मली कैसे दिया जाता है, पेड अप वैल्यू पर। इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स इट मे पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप वैल्यू। ये सब दिख रहा है। एंड कॉल्स इन एडवांस अगर आप कभी कर भी दें तो कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहता, इट इज नॉट रिफंडेबल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो इतना बड़ा है ना कंपनी, तो सारा पढ़ना भी नहीं चाहिए, बिकॉज क्या होता है फिर आप कोई ना कोई चैप्टर छोड़ दोगे, वो ज्यादा डेंजरस है। जैसे डायरेक्टर्स तक मुझे पहुंचना है, डायरेक्टर्स के भी डिवीजन भी दिखाऊंगा क्या क्या एरियाज टच होने चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर्स एट डिस्काउंट अलाउड नहीं है देना, ये क्वेश्चन आता है। बट मैं अपने क्रेडिटर्स को दे सकता हूं व्हेन द डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स अकॉर्डिंग टू अ रेजोल्यूशन प्लान अंडर आईबीसी कोड। ये लैंग्वेज लोग लिख नहीं पाते, आप सुने हैं तो आप लिख पाएंगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स अलाउड है, जो हम डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को डिस्काउंट पर देते हैं या कई बार पूरा फ्री भी देते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स में ये क्वेश्चन इनका फेवरेट है कि एक एसआर पास करना पड़ता है, इधर ओआर नहीं है। स्वेट इक्विटी शेयर्स में रेजोल्यूशन में लिखा रहेगा क्यों दिया जा रहा है। एंड ऑफ अ क्लास ऑलरेडी इशूड, ऐसे शेयर्स मैंने पहले भी इशू किए हैं, तब मैं स्वेट इक्विटी ला सकता हूं। नाउ स्वेट इक्विटी में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि मैक्सिमम ऐसे शेयर्स 1 साल में कितने आ सकते हैं, और कभी भी ऐसे शेयर्स मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल को क्रॉस नहीं कर सकते। ये फेमस एमसीक्यू। 74 मत लगाना, 74 वाज फॉर डीवीआर राइट्स वाले शेयर्स। ऐसे शेयर्स मैक्सिमम 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल एट एनी वन टाइम हो सकते हैं, और इन अ ईयर अगर हो तो ऐसे शेयर्स मैक्सिमम हायर ऑफ दीज टू 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल और 5 करोड़ रुपीस के फेस वैल्यू, इतना तक हमारा ये जा सकता है। तो दोनों में फर्क क्या है, ये ईयर है और ये ओवरऑल लिमिट है। ओके, और ओवरऑल लिमिट बोला जा रहा है 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल। स्टार्टअप कंपनीज में ये ओवरऑल लिमिट 50% ऑफ द इक्विटी कैपिटल तक भी जा सकता है। और ऐसे शेयर्स का लॉक इन 3 इयर्स तक रहेगा, 3 साल तक ये किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये सीएमए का एक फेमस जोन है स्वेट इक्विटी का, इन अ ईयर वाला क्वांटम, ओवरऑल लिमिट, लॉक इन पीरियड। प्लीज डू दिस। उसके बाद हम लोग देखे थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कैसे कैसे होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। 20 साल के अंदर रिडेम्पशन हो जाना चाहिए। सर 30 साल था ना, वो कहीं और पढ़े होंगे आपने। यहाँ पे 20 साल के अंदर कभी कभी आपका ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होता है वहां पे इट कैन एक्सीड 20 इयर्स एंड इट कैन गो अप टू 30 इयर्स। नॉर्मली 20 है सर, 10 था ना, डिबेंचर्स के लिए 10 होता है, पर प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इट इज 20 से ज्यादा 30 तक जा सकता है अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील कर रही है। रिडेम्पशन कैसे होगा, अकाउंट्स क्लास में भी आता है, प्रॉफिट से होगा, फुल्ली पेड अप बनाना है पहले आपको उसको, या फ्रेश इश्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर से भी हो सकता है। एंड कई बार आजकल एक कॉन्सेप्ट आया है, आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है,
तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको उस प्रेफरेंस शेयर्स के बदली में वापस से दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स थमा दो हाथों में। पर ऐसा करने के लिए आपको एनसीएलटी का परमिशन भी चाहिएगा और 3/4 इन वैल्यू ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स भी चाहिएंगे। ये उतना पॉपुलर नहीं है सीएमए के एग्जाम में, बट फिर भी मैंने टच कर दिया कि आप दो अलग चीजें, मैंने बोला आप प्रॉफिट्स को यूज कर रहे हो, मैंने बोला आप पैसा इकट्ठा किए फ्रेश इशू लाके। सर तो ये क्या हुआ, इसमें मैं पैसा इकट्ठा नहीं कर रहा हूं फ्रेश इशू लाके, मैं उनको शेयर ही थमा दे रहा हूं, चलिए उस शेयर के बदले में ये शेयर देता हूं। तो मुझे इतने लोगों की सहमति चाहिएगी। देखो प्लीज, ओके। आफ्टर दिस लॉट ऑफ अदर थिंग्स, यहां पर फोर फीचर ऑफ शेयर्स को लेकर भी दिया हुआ है। फोर फीचर्स के लिए BR@BM है, एओए में ऑथराइजेशन, रजिस्टर्ड नोटिस शेयर होल्डर को दिया जाता है, एक लास्ट दिन बताया जाता है कि अब 14 दिन के बाद अगर तुम पैसा नहीं दिए तो पेमेंट आपका रोक दिया जाएगा। ओके, सॉरी, शेयर्स फोरफीट कर दिए जाएंगे। तो आज फायदा क्या हुआ, एक ही प्लेटर पे देखने से डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में ओआर लगा, पता चल गया सर हम लोगों को, स्पेशल स्वेट इक्विटी में एसआर लगा, पता चल गया सर। इस तरह कंपेयर करके एक ही दिन जब सारे प्रोविजन हम लोग फाइनली बूस्टर में कंपेयर करके रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज अ बेटर वे। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, इसमें ये वाला चार्ट बहुत पॉपुलर है कि प्राइवेट कंपनी में अगर गलत तरीके से किसी को रिफ्यूज कर दिया जाए ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वो एनसीएलटी को अपील कर सकता है रिफ्यूजल के 30 दिन के अंदर। और कई बार कोई खबर ही नहीं आ रही है एनसीएलटी से, तो 60 दिनों के अंदर फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। उसी तरह पब्लिक कंपनी में याद रखिएगा, shareholder can appeal to NCLT within 60 days from the date of receiving the notice of refusal। कोई खबर ही नहीं आए तो 90 डेज के अंदर। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन करके जाना, बूस्टर रिवीजन है, सब कुछ नहीं होगा पर मुझे पता है जो होगा वो सब कुछ यहीं से आ जाएगा। ओके, आफ्टर दिस बहुत कुछ हमने और देखा था, बहुत कुछ और है which is I don't think important for CMA। लास्ट दिन मैं अब नहीं बोलूंगा कि एक एक लाइन पढ़ो, इस क्योंकि मुझे डायरेक्टर्स भी कवर करने हैं कल एग्जाम के लिए। नाउ आफ्टर दिस एक वेरी फेमस एरिया ये है, ये कौन सा एरिया है, ध्यान से सुनो, ट्रांसफर ट्रांसमिशन का लास्ट पेज, कि अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो होती है ना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज वो सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में ही इशू कर पाएगी। ओके, पहले उन लोग शेयर सर्टिफिकेट भी देते थे, आज जिनके पास है वो है, पर अब नया इशू जो भी आएगा, ऑल न्यू इश्यूज विल ओनली बी इन डीमैट फॉर्म। ओके, और इसीलिए हर साल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को PAS 6 नाम का एक फॉर्म आरओसी को देना पड़ता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर। हर 6 महीने में 60 डेज के बाद ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ओके, पर ये नहीं जमा देने की दरकार अगर आप कोई गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी या 100% सब्सिडरी हो। तो ये अंश क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अंश था कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अब सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में नया इशू लाना है। जो पहले के होल्डर हैं वो अगर अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उनको पहले सिक्योरिटीज डीमैट में कन्वर्ट करा के ट्रांसफर करना होगा। अगर ट्रांसफर करने का नहीं सोच रहे हैं, दे आर कंटिन्यूइंग द होल्डिंग इन फिजिकल फॉर्म। बात समझो, जो फिजिकल फॉर्म में होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड कर रहे हैं, पर ट्रांसफर के पहले उनको डीमैट करवाना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स अभी भी कई फिजिकल फॉर्म में है, पर नया इशू अब जो लाएंगे वो डीमैट फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये सारे अंश हम लोगों ने कर लिया है। यहां से ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में भी याद रखना सेक्शन 61, यहां पर भी ओआर लगता है। कैपिटल रिडक्शन में एसआर लगता था। ओआर क्यों लगता है? ये 5 तरीके से होता है। आप कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, आप 1 शेयर जो 100 रुपीज का था उसको आप बनाना चाहते हैं 10 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, कन्वर्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक, सब डिविजन ऑफ शेयर्स, ये सारे जो अंश आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए SH7 नाम का फॉर्म जाता है। क्योंकि ये बूस्टर रिवीजन है, मुझे बहुत कुछ जल्दी जल्दी टच करना है, सो आई एम रियली सॉरी अगर आपको फास्ट लग रहा हो, बट ये टाइम बचाएगा, वरना आप अकेले करते तो आपको पता ही नहीं होता कंपनी लॉ में मुझे क्या क्या करना है। बाईबैक वेरी वेरी पॉपुलर। बाईबैक के लिए सोर्सेज क्लियर हैं यहाँ पर। बाईबैक में एक सोर्स लोग भूल जाते हैं, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का बाईबैक हो सकता है। फ्री रिजर्व्स है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं। एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए, एसआर बाय पोस्टल बैलेट, फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही बाईबैक हो सकता है।
पिछले बाईबैक और इस बाईबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। मैक्सिमम बाईबैक आप कितना कर सकते हैं, पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो कैसे होगा, और बाईबैक जब भी एसआर पास करो 12 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो इसमें मैंने टेक्निक सिखाया था आपको कैसे याद करना है, बट ये कुछ कुछ बातें जो आप भूल सकते थे, आई हैव शोन इट टू यू। बहुत कुछ यहाँ पर है, रिटर्न ऑफ बाईबैक, रजिस्टर ऑफ बाईबैक, एक्सटिंग्विश द बाईबैक, ये पोर्शंस लोग भूल जाते हैं। आई विल शो इट टू यू विच पोर्शन। बाईबैक अगर कर लेते हो तो नेक्स्ट 6 महीना तक सेम काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स का आप इशू नहीं ला सकते 6 महीने तक। पर इसमें भी एक्सेप्शन दिया हुआ है। कैसा एक्सेप्शन दिया हुआ है? स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, ईसॉप ला सकते हो, या पहले स्वेट इक्विटी ला सकते हो 6 महीने के अंदर भी। तो इस पर केस स्टडी आ जाएगा कि 4 महीने बाद वो स्वेट इक्विटी ला रहा है, वो अलाउड है। स्टॉक ऑप्शन ला रहा है, अलाउड है। पहले से प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इशूड थे, वो इक्विटी में अब कन्वर्ट हो रहे हैं, अलाउड है। अंडरस्टूड? ओके। एक इंटरेस्टिंग चीज बाईबैक में, जब भी आप बाईबैक करते हैं फ्री रिजर्व से सीआरआर जितना का बाईबैक फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का हुआ है उतना ट्रांसफर करते हो। बाईबैक कैसे कैसे अलाउड नहीं है, दिस इज अ वेरी पॉपुलर 4 मार्क क्वेश्चन, कि अगर आपने ये सब डिफॉल्ट कर रखा है, एलपीडीडी, व्हाट इज एलपीडीडी? वन इज योर लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स का पैसा मार रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं किया है, डिबेंचर्स का नहीं किया है, डिविडेंड नॉन पेमेंट चल रहा है आपका, डिपॉजिट्स का पेमेंट आपने नहीं किया है, तो आप बाईबैक नहीं कर सकते हो। सर अगर ठीक कर दें गलती तो भी 3 साल पार हो जाए उसके बाद आप बाईबैक ला सकते हो। दिस इज अ वेरी पॉपुलर जोन, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। और आपकी कंपनी का अगर ये सब सेक्शंस का डिफॉल्ट चल रहा हो तो भी आप बाईबैक नहीं कर सकते। तो शायद ये वाला आप भूल रहे थे, अब आपको याद रहेगा कल बाईबैक के प्रोविजंस भी, क्योंकि सारा संभव नहीं है। अब एग्जाम के एक दिन पहले आप कितना पढ़ लोगे? डिबेंचर्स से मुझे पर्सनली लगता है कि क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं। डिबेंचर्स में याद रखना सिंपल चीज कि डिबेंचर्स मैक्सिमम 10 इयर्स के अंदर रिडीम हो जाए। 4 कंपनीज ऐसी थी जहां 30 इयर्स तक का रिडेम्पशन पीरियड जा सकता है। डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट हुए जाते हैं बिफोर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करना पड़ता है SH12 में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ऐसा बहुत कुछ हम लोग पढ़े थे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमें बनाना पड़ता है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अब कहां कहां दरकार नहीं पड़ता है या कहां दरकार पड़ता है, तो देखोगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नाउ बैंकों को पहले भी नहीं चाहिए, अभी भी नहीं चाहिए। नो DRR रिक्वायर्ड फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लिस्टेड NBFCs, लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नो DRR रिक्वायर्ड, चाहे कोई भी टाइप का डिबेंचर इशू लाए। लिस्टेड एंटिटीज, नो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड। अब सिर्फ किसके लिए चाहिए? अनलिस्टेड NBFCs, नो DRR रिक्वायर्ड। सर तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व किसके लिए चाहिए? एक लाइन का आंसर, अदर अनलिस्टेड एंटिटीज अदर देन अनलिस्टेड NBFCs एंड HFCs, यानी कि DRR कहीं भी नहीं चाहिए, सिर्फ अदर अनलिस्टेड एंटिटीज में चाहिए। 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड। इंपॉर्टेंट। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। सो इतना आपका क्रिएट हो जाए 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड। और ये डिबेंचर रिडेम्पशन फंड क्या है? यहां पर 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अंडरस्टूड? ये आपको एक लिक्विड फंड में जमा देना पड़ता है। ये कौन कौन सी कंपनीज को देना पड़ता है? बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस को नहीं देना है, पर NBFCs को भी देना है। ओके, लिस्टेड NBFCs, लिस्टेड HFCs, अदर लिस्टेड कंपनीज को भी देना है, अनलिस्टेड कंपनीज को भी देना है। 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग इन द कमिंग 31 मार्च। तो दोनों में फर्क देखा। DRR में तो बहुत अच्छा लगा, किसी को नहीं बनाना पड़ता आजकल एक्सेप्ट अदर अनलिस्टेड एंटिटीज, वो भी अनलिस्टेड NBFCs एंड HFCs को नहीं होगा। बट डिबेंचर रिडेम्पशन फंड जो है वो लिस्टेड एंटिटीज को भी बनाना है, अनलिस्टेड को भी बनाना है, इवन लिस्टेड NBFCs एंड HFCs को भी DRF बनाना है, मतलब वो पैसा जमा देना है। DRR इज अ बुक एंट्री, बट DRF में आप पैसा अलग रख रहे हैं ऑन और बिफोर 30th April each year. So these are small inputs which we cannot forget. On or before 30th April each year. पक्का? तो ये डिबेंचर वाले चैप्टर को भी मैंने टच कर दिया। डिपॉजिट्स यहां ज्यादा नहीं आता है,
but you must know basics that deposits is any type of money which you have borrowed, that is deposit. but कुछ एक लिस्ट था exempted deposits का, वो deposits नहीं माना जाएगा. ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए. प्राइवेट कंपनी मेंबर्स से डिपॉजिट्स कर सकता है अप टू 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम. ओके, बट कभी कभी प्राइवेट कंपनीज ज्यादा भी बोरो कर सकता है, मोर देन 100%. कब कब कर सकता है देखेंगे. फिर पब्लिक कंपनी मेंबर से कर सकता है, ये प्रोसीड्यूर फॉलो करके. पब्लिक कंपनीज डायरेक्टर्स से भी बोरो कर सकता है, एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स माना जाता है. और एलिजिबल कंपनीज होती हैं जिनका कुछ नेटवर्थ और टर्नओवर, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, 100 करोड़ और मोर, या टर्नओवर 500 करोड़ और मोर हैं, एंड जिन्होंने एसआर पास किया हो वो ही जनरल पब्लिक से बोरो कर सकती है आफ्टर कंप्लाइंग विद सेक्शन 76. तो क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं आपने देखा है. वैसे डिपॉजिट्स भी उतना पॉपुलर नहीं था. कौन सी प्राइवेट कंपनी ज्यादा बोरो कर सकती है, लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स मोर देन 100% भी कर सकती है 10 साल तक. एंड जो प्राइवेट कंपनी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, डिपॉजिट्स बस इतना करने से भी रिस्क लेकर आप कर सकते हैं. मैंने बहुत डिटेल में करवाया था, वो आपको अब करने का दरकार नहीं है. एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स के लिस्ट भी दिए हुए हैं, कौन कौन से टाइप के डिपॉजिट्स एग्जेम्प्टेड हैं. तो डिपॉजिट्स डन, डिबेंचर्स डन, लॉट ऑफ थिंग्स डन. एक चैप्टर बहुत फेमस है, दैट इज चार्जेस. चार्जेस चैप्टर जब भी पढ़ोगे, रिमेंबर बूस्टर रिवीजन के दौरान, क्योंकि कल अब एग्जाम है, कम टाइम है. क्रिएशन ऑफ चार्ज का टाइम लिमिट, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का टाइम लिमिट, सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का टाइम लिमिट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं शॉर्ट में समिंग अप करूं क्रिएशन ऑफ चार्ज के बारे में, लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन. यहां पर क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूं आपको, कि जब भी आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं कंपनी के प्रॉपर्टी पे, याद रखना कंपनी का प्रॉपर्टी, कई बार डायरेक्टर्स अपनी प्रॉपर्टी देते हैं गारंटी में, उसकी चार्ज की डिटेल्स आरओसी को नहीं जाएगी. कंपनी के चार्ज की डिटेल्स जब भी आप करते हैं विद इन और आउटसाइड इंडिया, कैसा भी प्रॉपर्टी हो, तो विद इन 30 डेज आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है. आरओसी मे अलाउ दिस टू बी डन विद इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन, यानी कि क्रिएशन अगर हुआ है तो 30 डेज के अंदर करिए, वरना शुरू से ही वापस 60 डेज, यानी नेक्स्ट 30 डेज भी बोल सकते हो. और इसके अंदर भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो फर्दर 60 डेज आरओसी आपको देता है. यानी कि पहला टाइम लिमिट है क्रिएशन ऑफ चार्ज का, विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज आरओसी में अलाउ यू नेक्स्ट 30 डेज टाइम, या मैं बोलूं विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट. नेक्स्ट 60 नहीं बोला अभी ऊपर, ओके. एडिशनल फीस देना पड़ता है एंड सफिशिएंट कॉस्ट शो करना पड़ेगा. और अगर उस 60 डेज के अंदर भी नहीं किया तो नेक्स्ट 60 डेज देगा ऑन एड वैलोरम फीस. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. सेम चीज मॉडिफिकेशन है, वहां सारे डेज मॉडिफिकेशन से काउंट होते हैं. बट अगर मैं सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज की बात करूं, वहां लैंग्वेज है विद इन 30 डेज ऑफ फुल पेमेंट या विद इन 300 डेज ऑफ फुल पेमेंट. और अगर मैं इसके अंदर भी नहीं जमा देता हूं तो मैं रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई कर सकता हूं टू कंडोन द डिले. बट आरओसी वाले जो फॉर्म थे क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन के, वो 30, 60 और नेक्स्ट 60 के अंदर अगर जमा नहीं होते हैं तो वहां पर वो लाइफ टाइम डिफॉल्ट माना जाता है. यहां पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम चार्ज का डिटेल्स नहीं फाइल करते हैं, तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस. यहां पे फाइन ऑफिसर एंड कंपनी के ऊपर लिखा हुआ है. मोर ओवर द कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज एन अनसिक्योर्ड मतलब क्रेडिटर ड्यूरिंग वाइंडिंग अप द चार्जेस वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर. तो ये सारे बातें हमने देखा है, कई बार देखे हम लोगों ने इन चीज़ों को. रजिस्टर ऑफ चार्जेस भी मेंटेन करना पड़ता है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बुक. तो ये सारा हो जाने के बाद, इतना कुछ हो जाने के बाद, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अगर देख लें कि हर कंपनी को MGT 1 में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ता है. मेंबर सेपरेटली, मेंबर्स का अलग, डिबेंचर होल्डर्स का अलग. डिबेंचर होल्डर्स का MGT 2 में जाता है, ओके. और इंडेक्स बनाना पड़ता है अगर मेंबर्स मोर देन 50 हो. ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था. यूजुअली रजिस्टर्स कहाँ रखे जाते हैं, और अगर हम रजिस्टर्स को कोई दूसरी जगह रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट वहां पर हमारे मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हों तो हम रख पाएंगे. और ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तो परमानेंटली रखना है. डिबेंचर होल्डर्स इज फॉर 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन. ऐसे करके कई टॉपिक्स हम लोगों ने देखा था. नाउ आफ्टर दिस हमने एक सेक्शन 89 देखा था, उतना इंपॉर्टेंट सीएमए में नहीं है पर फिर भी हमने बोला था कर लीजिएगा. एक सेक्शन 90, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 10% आप
इनडायरेक्टली होल्ड करते हो एक कंपनी में और आपका नाम नहीं आ रहा है, तो एसबीओ कंपनी को विद इन 30 डेज बताएगा ऐसा डिटेल्स, एंड कंपनी फिर बेन 1 में ये कंपनी फिर जो है हर कंपनी इसका डिटेल्स मेंटेन करेगा, और कंपनी बेन 2 में आरओसी को बताएगा कि देखिए हमारे यहाँ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। तो व्हाट इज एसबीओ, आई एम नॉट रिवाइजिंग इट नाउ, उसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। आई वांटेड टू टच वैराइटीज ऑफ कॉर्नर्स कि ये आपका एसबीओ का कॉन्सेप्ट भी कहीं मिस नहीं हुआ हो। सेक्शन 91 वाज वेरी डायरेक्ट, ये आपने पहले भी किया होगा। लास्ट एनुअल रिटर्न, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एमजीटी 7 में हर कंपनी को एनुअल रिटर्न में कई इंफॉर्मेशन देना पड़ता है विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम, और जो इंफॉर्मेशन एज ऑन द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च वाले दिन, ये सब डिटेल्स कंपनी के क्या हैं, डायरेक्टर्स का डिटेल, मेंबर्स का डिटेल, शेयर होल्डिंग, रजिस्टर ऑफिस, कितना पेनल्टी लगा है, ये सारी डिटेल्स। साइन कौन करेगा, क्या अब्रिश्ड एनुअल रिटर्न जमा हो सकता है डिटेल वाले की जगह, एमजीटी 7A बोल के एक निकला है फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, अब्रिश्ड एनुअल रिटर्न। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ हमें दिखते जा रहे हैं और हमने पढ़ भी लिया था। सो दिस कवर्स इनडायरेक्टली पूरा सेक्शन 1 से लेकर 122 तक बहुत सारे अंश यहाँ पर कवर हुए हैं। नाउ डायरेक्टर्स जब आप पढ़ोगे ना, डायरेक्टर्स वो पढ़ने का स्टाइल भी आपको बता रहा हूँ। डायरेक्टर्स से 8 मार्क्स आएगा, तो डायरेक्टर्स छोड़ के नहीं जा सकते हो। डायरेक्टर्स के लिए मेरा एक वीडियो था, वो आप फॉलो करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिनिमम डायरेक्टर्स की गिनती, ये मैक्सिमम डायरेक्टर्स की गिनती, ऊपर से वुमेन डायरेक्टर्स की गिनती, वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी की गिनती, कितने टाइम के अंदर फिल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन और कब कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना मैंडेटरी होता है, डेफिनेशन में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के प्रोसीडर, ये सारे अंश आप करके रखोगे। सो कंपनी लॉ पढ़ने का यही बेस्ट स्टाइल है। आप फास्ट फॉरवर्ड इस बूस्टर रिवीजन के टॉपिक्स को सुनिए, उसी तरह आफ्टर यू फिनिश डायरेक्टर्स बहुत अच्छे से करोगे आप। डायरेक्टर्स में जो मैंने बोला है और जो मेरे वीडियो लिंक है डायरेक्टर्स का, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुनोगे। ये जो वॉल्यूम 1 मोटी सी थी, इसको मैंने 1.5 घंटे में समराइज कर दिया अभी। तो कंपनी लॉ और डायरेक्टर्स हो जाने के बाद मेरा एक वीडियो है इंडस्ट्रियल लॉ, मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा, एमसीक्यू मैराथन, जहां इंडस्ट्रियल लॉ के बहुत सारे चैप्टर्स कंपनी लॉ की तरह मैंने हैंडल किए थे। प्लीज डू दैट। एथिक्स भी वीडियो आप फास्ट कर करके देखिएगा, आपको अच्छे से याद आ जाएगा सब कुछ। एंड कमर्शियल लॉ कैसे पढ़ना है सर कमर्शियल लॉ, ये एनआई एक्ट, सोगा कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे मैं रिवाइज करूं? तो इसके लिए मैंने एक टेक्निक दिखाया था आपको एक वीडियो में, फिर से आज भी बता देता हूं। ये जो पीडीएफ थी कमर्शियल लॉ की, ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, इसको आप चेकलिस्ट की तरह ऐड चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको आता है क्या। अदरवाइज आप रैंडम रीडिंग में जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट दीज क्वेश्चंस कैन हेल्प यू टू चेक। जैसे स्मॉल एलएलपी एक अमेंडमेंट था, तो वो आपको करना चाहिए था। स्मॉल कंपनी नहीं, स्मॉल एलएलपी, या लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ एलएलपी इज अनलिमिटेड, या लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ एलएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ कंपनी। तो वो अनलिमिटेड और लिमिटेड वाले को ही समझाना है, विच आई हैव टोल्ड इन कमर्शियल लॉ वाले रिवीजन वीडियो में भी। सो दिस विल हेल्प यू टू कवर योर सिलेबस। अदरवाइज आप पन्ने बदलते रह जाएंगे, पर आप देखोगे एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कल रात से सिर्फ 30% सिलेबस ही मैंने पढ़ा है। तो ये नौबत अगर नहीं आए, चेकलिस्ट को फॉलो करना कमर्शियल लॉ के लिए इंस्टेड ऑफ टर्निंग एवरी पेज। बट कंपनी लॉ को स्मार्टली मेरे 1.5 घंटे के बूस्टर रिवीजन के अनुसार रिवाइज करना। डायरेक्टर्स वाला रिवीजन वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, डायरेक्टर्स वाला पार्ट इज 8 मार्क्स का मिनिमम, डोंट मिस इट। एथिक्स बहुत पेशेंस के साथ मार्क्ड पीडीएफ को देखना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने इतना टाइम दिया। मैंने कम टाइम में कोशिश किया बहुत सारे टॉपिक्स टच करने का। ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगा हो तो एग्जाम के बाद जरूर बताइएगा दैट यू वर बेनिफिटेड। थैंक यू सो मच।